गुड इवनिंग एवरीवन, नमस्कार, शुभ संध्या, शाम की नमस्ते। स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। आज का हमारा टॉपिक है, ये चेंज हो गया, पुराना टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया था और आज हम नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है ये रिलेटेड है सॉइल साइंस से। स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी बात आप लोगों को बताना चाहूँगा। वो बताना ये चाहूँगा कि जब कुछ पढ़ाया जाता है तो आप अकेले नहीं पढ़ते हैं, हम खुद भी साथ साथ पढ़ते हैं। इसका मतलब ये कि जब बोलता हूँ यहाँ पे, ऐसा नहीं कि पढ़ रहा हूँ, बट जब बोलता हूँ यहाँ पे तो वो चीज़ें मेरे माइंड में सेम टाइम पे जा रही होती है। तो ये जो 4 महीने का बैच चलेगा ना, ये यूपीपीएससी आप नहीं देंगे, मैं भी आपके साथ दे रहा हूँ, क्योंकि मैं भी हर दिन का वो लेक्चर बोलता हूँ ना जब, तो मुझे भी सुनता है वो कानों के अंदर। इस टाइम पे मैं जो शब्द बोल रहा हूँ ये मुझे भी सुन रहे हैं। ऐसा मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? ऐसा मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि कभी कभी चीजें क्या होती है ना, सिस्टम में अरेंज होती नहीं है बट करनी पड़ती है। जैसा कि आज आप लेक्चर में देखेंगे मैं सिर्फ सॉइल की, मृदा की बात करूंगा, जबकि मैं शुरू में भी मृदा की बात ही कर रहा था। लेकिन क्या हुआ, वो थोड़ी सी किसी भाई साहब ने मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर दी और फिर हमें फोन कर लिया और फिर ज्यादा कुछ बोल दिया तो बुरा भी लग गया। वो बुरा ये लगा कि उसने ये कह दिया कि आपको पढ़ाना आता है, आप ऐसे करवाएंगे क्यों, क्योंकि ये तो सिलेबस का पार्ट नहीं है। अब मैंने तो जब स्टार्ट किया आपका यूपीपीएससी कोर्स, तो मैंने क्या किया, मैंने पहले पूरा सिलेबस रिव्यू किया कि पहले देखूं यार मैं चला भी पाऊंगा कि नहीं, क्योंकि जिस काम को अच्छे से करवा नहीं पाएंगे वो करना नहीं चाहिए। तो मैंने सोयल का एक थीम बना लिया कि पहले सोयल को अच्छे से कंप्लीट कर देते हैं, तो बेसिक बातें करवानी पड़ेंगी। लेकिन वो बेसिक कंप्लीट करने से पहले उनके तो सिलेबस, क्योंकि वो ये ना कि पूरा नहीं देखा होगा, उन्होंने बोल दिया और कुछ एक्स्ट्रा बोल दिया तो उस दिन बुरा लग गया था। तो उस दिन मैंने फिर टॉपिक को चेंज कर दिया कि भाई ये खत्म हो गया, अगला मैं स्टार्ट करता हूं। लेकिन आज वो फिर से आ गया, जो मैंने छोड़ा था वो आज फिर से आ गया, बीच में प्लांट न्यूट्रिएंट को लेकर। अगर ये एक साथ चला होता वैसे तो कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि अब चलेगा तो समझ आपको अब भी आया, गारंटी देता हूं। प्लांट न्यूट्रिएंट्स वाले टॉपिक में समझाने वाला पार्ट टर्म्स हो सकती हैं बट अदरवाइज ज्यादा समझाने वाला नहीं होता, लेकिन इनके अंदर समझाने वाला है। तो पिछले 2-3 लेक्चर मुझे खुद को मजा नहीं आ रहा था, जब पढ़ा रहा था मुझे ये लग रहा था कि पढ़ पढ़ के पढ़ा रहा हूं यार, वो मुझे मजा नहीं आता। मुझे लगता है कि बस वहां लिखा है, लिखा रहने दो, खुद पढ़ाते जाओ। हाँ, ये भी था कि मैं एक बच्चे की बात सुन के खुद को चेंज ना करता, लेकिन मेरे को यह था एक बार डेमो दे देता हूँ, है ना, कि ये ले, मैंने तेरे कहने पे चेंज कर दिया, अब फिर से वही बातें आ गई हैं। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको शुरू से अथॉरिटी दी, आप जितने मर्जी फीडबैक दें, है ना। फीडबैक के अंदर 2 फीडबैक जो मैं प्रायोरिटी बेसिस पे लेके चल रहा हूँ, लेकिन हर चीज टाइम लेती है। एक फीडबैक है कंटेंट के रिगार्डिंग, आप लोग क्लास के लिए कंप्लेंट नहीं करते हो लेकिन कंटेंट के लिए करते हो, मुझे पता है ये वाली बात क्यों, क्योंकि उसमें कुछ गलतियां मिल रही हैं, ये वो एंड ऑल। अब कंटेंट आप लोग जानते हैं, मैं लोकेटेड हूँ चंडीगढ़ के अंदर, यहाँ पे होता नहीं है कुछ ऐसा। तो मैंने हिंदी का टाइपिस्ट हायर किया है, लेकिन बात है कि मैंने उसको हायर किया ज्यादा अमाउंट पे भी किया, लेकिन एकदम से तो नहीं आ जाएगा ना 5-7 दिन, तो वो मेरे पास इस हफ्ते के एंड में आने वाला है। उसके बाद से आप कंटेंट में प्रोग्रेस भी देख सकते हैं। दूसरा, मैं आपकी ऐप का भी लेके चल रहा हूँ। आपको यही बताओगे, अगर आप प्ले स्टोर के ऊपर एग्री कोचिंग चंडीगढ़ लिखते हैं ना, तो 2 ऐप आती है सामने। 2 क्यों आती है? एक वो जो हमारी पहले की है, एक वो जो चल रही है। तो ये जो नई आपको दिया है ना, मेरी अंडर कंस्ट्रक्शन है अभी इसमें बहुत सारे फीचर और ऐड होने, जब पूरी हो जाएगी ना तब दिखाऊंगा। तो थोड़ा थोड़ा कोऑपरेट किया कीजिए। ऐप वाला और कंटेंट वाला पार्ट हमारा, आप कोऑपरेट नहीं करें, आप कंप्लेंट करें हमें, हम सुनने के लिए तैयार बैठे। लेकिन आप ये कंप्लेंट कर दे कि ये तो सिलेबस का पार्ट नहीं है, पहले तो प्लांट न्यूट्रिएंट है, तो इसमें आपकी क्लास डिस्टर्ब हुई, मेरी नहीं हुई। क्योंकि मेरे को तो हर दिन आके 1.5 घंटा यहाँ पे पढ़ाना था और मैं पढ़ा भी रहा था, लेकिन आपने खुद को डिस्टर्ब किया, क्योंकि पहले आपने प्लांट न्यूट्रिएंट पादप पोषण वाला भाग पढ़ा, अब फिर से मृदा विज्ञान का भाग पढ़ेंगे। तो अगली बार से थोड़ा सहयोग दें। आप याद रखें, ये कोचिंग मेरी नहीं है, ये आपकी है, क्योंकि मैं तो अकेला हूं, आप 400 लोग हैं यहाँ पे, है ना। आपसे चलती है सर, ये हमसे नहीं चलती है। आपके बिना हम कुछ नहीं है और आपके सिलेक्शन के बिना भी हम कुछ नहीं है। और मैं इसीलिए बीच में कभी कभी गुस्सा हो जाता हूं, जब आपसे क्वेश्चन पूछता हूं आपको बेसिक भी नहीं आता, फिर मुझे बुरा लगता है यार कि ये बच्चा कैसे क्वालिफाई करेगा, यूपीपीएससी में आ गया, ये आता है, इसको बेसिक भी नहीं है। तो बातें वही है कि हमेशा कमियां मत ढूंढो, पॉजिटिव चीजें ढूंढो, है ना। समाधान की समस्या मत बनाओ, समस्या का समाधान बनाओ कि भाई अगर मैं पीछे हूं, मेरे को बेसिक नहीं आता, तो मैं टाइम ज्यादा दूंगा, कवर करूंगा, ताकि चीजें समझ आए। क्योंकि अगर समय नहीं आता ना, फिर फ्रस्ट्रेट होता है बच्चा कि यार ये तो नहीं होगा सिलेक्शन। फिर गलतियां ढूंढते हैं हम, किस्मत की गलती दे देते हैं, कंटेंट की गलती निकाल देते हैं, टीचर की गलती निकाल देते हैं, खुद की गलती निकाल देते हैं। गलतियां मत निकालिए, समाधान की समस्या मत बनाइए, समस्याओं के समाधान बनाइए। उम्मीद करता हूं आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। ज्यादा टाइम ना लेते हुए शुरू करता हूं टॉपिक को। आज आपसे क्वेश्चन नहीं पूछूंगा, क्यों नहीं पूछूंगा, बिकॉज आज हमारा नया टॉपिक है। ये टॉपिक जब हो जाएगा फिर आपसे ऑफ कोर्स अगली कक्षा के अंदर प्रश्न पूछने वाला हूं।
टॉपिक क्या है हमारा? आज के टॉपिक में लिखा गया मृदा उर्वरता के सिद्धांत। शुरू करने से पहले दो चीजें बहुत अच्छे से समझा दूंगा। दो चीजें होती है, एक होती है मृदा उर्वरता मतलब सॉइल फर्टिलिटी, एक होता है मृदा उत्पादकता मतलब सॉइल प्रोडक्टिविटी। आप लोगों के पास फोन है, फटाफट से कमेंट में यस नो तो लिख ही देंगे, है ना। आप मुझे बताइएगा जरा कि क्या सारी मृदाएं जो उर्वर हैं वो उत्पादक होंगी? मतलब मृदा उर्वरता अगर अच्छी है तो क्या मृदा उत्पादकता भी अच्छी होगी? आप यस भी लिख रहे हैं और आप नो भी लिख रहे हैं, मुझे पता है आप ऐसा ही करेंगे, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, अगर आपकी मृदा फर्टाइल है, उर्वर है, तो इसका उत्पादक होना जरूरी नहीं है, क्योंकि सिर्फ मृदा अकेली वो चीज नहीं है जो आपकी फसलों के उत्पादन को बढ़ावा दे। उसके साथ और भी बहुत सारे फैक्टर हैं, और भी बहुत सारे कारक हैं जो हमारी फसलों के उत्पादन को प्रभावित करते हैं। ये क्या हो सकते हैं यार? बाह्य कारकों की बात कर लो ना। अगर ये बोलो कि आपने सीड अच्छा यूज नहीं किया, बीज अच्छा यूज नहीं किया, तो क्या उत्पादन होगा? अगर वहां पे तापमान अच्छा नहीं है, वहां की जलवायु अच्छी नहीं है, वहां पे बाढ़ आ गई, वहां पे सूखा पड़ गया, क्या उत्पादन हो पाएगा? नहीं। मतलब मृदा उर्वर तो थी लेकिन उत्पादक नहीं बन पाई। बट अगर मैं ये बोलूं कि आपकी उत्पादकता अच्छी है तो क्या मृदा उर्वर होगी? हाँ, अब बात पक्की है कि अगर उत्पादकता अच्छी है तो मृदा का उर्वरता का जो स्थिति है, जो स्टेटस है, वो अच्छा होना जरूरी है, क्योंकि उर्वरता के बिना उत्पादकता नहीं हो सकती। बट उत्पादकता है तो पक्का उसमें योगदान किसका है? मृदा की उर्वरता का। उम्मीद करता हूं आप समझ रहे हो, कंफ्यूज नहीं हो रहे होंगे। तो आप समझ गए हो कि मृदा उर्वर होगी तो उत्पादक होगी या नहीं होगी, ये चीज नहीं कह सकते, लेकिन उत्पादक है तो ये पक्का है कि वो उर्वर होगी। तो मेरा पहला क्वेश्चन था कि क्या वो मृदाएं जो उर्वरता अच्छी लेके आती हैं, फिर जिनके पास अच्छी उर्वरता, क्या उत्पादक हो सकती है? जी हाँ, वो हो भी सकती हैं और वो नहीं भी हो सकती, दोनों ही बातें हैं। चलो, तो आप डिफरेंस समझ गए, दोनों के अंदर आप अंतर समझे कि मृदा उर्वरता क्या होता है, उत्पादकता क्या होता है। देखो, उर्वरता का मतलब क्या है? उर्वरता उसकी इंटरनल एबिलिटी है, उसकी आंतरिक क्षमता है, जहां पे उसके पास अलग अलग कारक है। वो कारक क्या हो सकता है? वो अलग अलग कारक जो है, वो पीएच हो सकता है, वो उसका सीईसी हो सकता है। सीईसी जानते हैं, कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी कह देते हैं ना। वो उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी मतलब जल धारण क्षमता हो सकती है। वो कोई और भी कारक हो सकता है जिससे हमारी मृदा की उर्वरता प्रभावित होगी। लेकिन मृदा उर्वरता का मतलब क्या है? उसकी एक आंतरिक क्षमता जो क्या करती है, पौधों को समय पे जरूरत अनुसार पानी भी देती है और साथ साथ पोषक तत्व भी प्रदान करती है। आपने पिछले लेक्चर के अंदर ही पढ़ा कि अगर पीएच कम ज्यादा हो जाता है तो पोषक तत्वों की उपलब्धता कम हो जाती है। क्या पढ़ा था आपने ऐसा? हाँ, आपने पढ़ा था, है ना। तो पोषक तत्वों की उपलब्धता कम क्यों हो रही थी? उपलब्धता कम इसलिए हो रही थी बिकॉज वहां पे क्या हो गया था, वहां पे पीएच कम ज्यादा हुआ था। तो ये इंटरनल कैपेसिटी है ना, आंतरिक क्षमता है ना मृदा की, तो मृदा उर्वरता क्लियर होगी। बात करते हैं मृदा उत्पादकता की, सॉइल प्रोडक्टिविटी की, है ना, कि सॉइल प्रोडक्टिव कैसे हो सकती है। अब सॉइल प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या है? ये उसकी इंटरनल एबिलिटी नहीं है, उसकी आंतरिक क्षमता नहीं है, ये उसका आउटपुट है कि वो आपको जो ग्रो करते हो उसमें प्रोड्यूस क्या करके दे रही है, उत्पादित करके क्या दे रही है ना। तो वो जो उत्पादन आपके पास हो रहा है उसे आप क्या बोल देते हैं? उत्पादन जो आपके पास हो रहा है उसे आप उत्पादकता कह देते हैं। तो जो आपकी मिट्टी के अंदर है, जो उसके आंतरिक गुण है, वो उर्वरता है, और उन आंतरिक गुणों को उपयोग में लाते हुए वो जो आउटपुट आपको देगी वो क्या है? बिल्कुल ठीक, वो उत्पादकता है। क्या सब लोग समझ गए? अब टॉपिक की बात करते हैं। कहता मृदा उर्वरता के सिद्धांत। सिद्धांत तो जानते ही हैं, प्रिंसिपल, स्कूल वाला प्रिंसिपल नहीं, वो नाउन होता है। ये वाला कौन सा? ये वर्ब है ना। सिद्धांत कौन से? प्रिंसिपल्स के हम किस किस को फॉलो करेंगे, क्या सिद्धांतों को फॉलो करेंगे, प्रिंसिपल्स को फॉलो करेंगे। मृदा उर्वरता के सिद्धांत एवं विवेकपूर्ण उर्वरक उपयोग के लिए, है ना, उर्वरक उपयोग के लिए उनका मूल्यांकन। विवेकपूर्ण उर्वरक उपयोग, इसका मतलब क्या हुआ? विवेकपूर्ण उर्वरक उपयोग का मतलब क्या हुआ कि उसको प्रॉपरली यूज करना, बैलेंस यूज करना, इफेक्टिवली यूज करना, या फिर कह दीजिए कि क्या बोलते हैं उसे, जैसे हमारा सोयल हेल्थ कार्ड भी फोकस करता है इन चीजों पे। सोयल हेल्थ कार्ड कहता है कि ना तो उसे ज्यादा मात्रा में दो, ना उसे कम मात्रा में दो। जैसे हम क्या करेंगे, हम मान लो पानी पिएंगे, पानी अगर कम पीते हैं तो हमारी बॉडी को नुकसान होता है, पानी ज्यादा पीते तो भाई सब दिक्कत होती है। फिर ज्यादा पी लिया ना हमने यार, तो ना कम पीना ना ज्यादा पीना, मतलब उतना पीजिए जितना आपको जरूरत है। तो सेम यहाँ पे मृदा की उर्वरता को बनाए रखने के लिए उर्वरकों का उपयोग कीजिए, लेकिन विवेकपूर्ण उपयोग कीजिए, है ना, इफेक्टिवली यूज कीजिए, ना तो उसके अंदर कम डालिए ना उसके अंदर ज्यादा डालिए। उसके बाद क्या बोला गया?
उर्वरक उपयोग की बात कर दी, उसका मूल्यांकन भी साथ साथ कहता है। मूल्यांकन का मतलब कहता है इवैल्यूएशन। जैसे आपने टेस्ट दिया तो आपके भाई इतने में से इतने नंबर आए, वो क्या हो गया, वो आपका इवैल्यूएशन हो गया, आपका मूल्यांकन हो गया। तो जब मूल्यांकन की बात करेंगे उसकी बात भी करेंगे। तो शुरू करते हैं हमारे टॉपिक को, मृदा उर्वरता के सिद्धांत, उर्वरकों का विवेकपूर्ण उपयोग और उनका मूल्यांकन। चलो ठीक है, टॉपिक को आप अच्छे से समझ गए। अब थोड़ा सा हिस्ट्री के साथ स्टार्ट करते हैं, क्योंकि टॉपिक स्टार्ट हो रहा है तो फिर हिस्ट्री जरूरी है समझना। हिस्ट्री क्या बोलती है, जब हिस्ट्री की बात करते हैं, हिस्ट्री कहती है मृदा उर्वरता एवं पादप पोषण का इतिहास। क्या है इतिहास इसका, पौधों के उचित पोषण के लिए खाद के प्रयोग का जो उल्लेख है वो वेदों में भी मिलता है। ठीक बात है भाई, क्योंकि बहुत पहले से हम इन्हें उपयोग में लाते आ रहे हैं, तो वेदों के अंदर भी इसका क्या है, उल्लेख मिलता है। फिर कहा गया उस समय खाद मुख्य रूप से भेड़, बकरी, गाय, भैंस आदि के गोबर तथा पशुओं के मांस को सड़ाकर की जाती थी। हाँ, इसको आप पढ़ के थोड़ा सा बोलेंगे सर ऐसा तो नहीं होता था। मैं आपको बता दूं, ये बात आज की नहीं कर रहा है, ये बात वेदों की कर रहे हैं। तो इसने बोला कि उस टाइम पे हम क्या कर रहे हैं, भेड़, बकरी, गाय या भैंस का जो गोबर है उसको सड़ा के और पशुओं के मांस को सड़ा के, आजकल पशुओं का मांस तो ना बोलिए लेकिन पशुओं की हड्डी की बात कर लो, बोन मील आप जिसे कहते हैं, तो पशुओं की हड्डी का चूरा तो खेत में डाला जाता है ना। उससे क्या होता है, उससे भी हमारी मृदा उर्वरता बढ़ती है। तो इसने कहा कि वो वेदों में जो उल्लेख मिला है उस समय पे भेड़, बकरी, गाय, भैंस आदि का गोबर तथा पशुओं के मांस को सड़ाकर तैयार किया जाता है। किसको, खाद को। हमारे पास यूरिया, डीपी नहीं था उस टाइम पे। आगे क्या लिखा गया, हरी खाद के महत्व की जानकारी 1000 वर्ष ईसा पूर्व का मतलब बीसी आप जिसे कह देते हैं, बिफोर क्राइस्ट आप जिसे कह देते हैं, उससे पहले क्या मिलती है आपको, उसकी जानकारी मिलती है कि हरी खादों का, हरी खाद जानते हैं, ग्रीन मैन्योर जिसे कह देते हैं। ग्रीन मैन्योर का मतलब क्या है, दो तरीके होते हैं ग्रीन मैन्योर के। आजकल ग्रीन मैन्योर का तरीका चेंज हो गया, पहले तरीका और था। मैंने बोला दो तरीके होते हैं हरी खाद या ग्रीन मैन्योर बनाने के। दो तरीके कौन कौन से हैं, एक तरीका तो ये होता है जो सबसे आसान तरीका है कि फसल को लगाइए, उसके बाद क्या कीजिए, उस फसल को बड़ा कीजिए। जब वो प्रजनन वाली स्टेज पे आने वाली है, मतलब फ्लावरिंग स्टेज पे आने वाली है, क्योंकि प्रजनन कब होगा, जब फ्लावर्स आएंगे उसके बाद प्रजनन होना है। तो फ्लावरिंग स्टेज में जब आने वाली उस टाइम पे उसको मिट्टी के अंदर मिला दो, हल चला दो, कल्टीवेशन कर दो, वापिस उसको मिट्टी में मिक्स कर दो। आप बोलेंगे सर फूल क्यों नहीं आने दिए, क्योंकि हमें उसको उस रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटी पे नहीं लेके जाना था। हमें तो क्या चाहिए, हमें उसका क्या चाहिए, बायोमास चाहिए, जो मिट्टी के अंदर जाके हमारी मिट्टी को पोषक तत्व देगा। तो वो हरी खाद हमने बना ली। जहां तक मैं मानता हूं कि जब मैं हरी खाद की बात कर रहा हूं तो आप मेरी बातें नहीं सुन रहे हैं, आप अपने दिमाग को फील्ड के अंदर ले जा रहे हैं। वहां पे अपने ग्रो करिए एक फसल, जिसको खड़ा किया, बड़ा किया और मिट्टी मिक्स कर दिया। किया आपने, कौन सी फसल किया, जरा नाम बताएं। अभी आप इमेजिन करते हैं तो आपको चीजें समझ नहीं आती, आपको चीजें लाइफ टाइम के लिए याद हो जाती हैं। और मैं तो ऐसा ही कर रहा था, मैं आपको बोल रहा था ना ये खड़ा मतलब क्रॉप को ग्रो कर दिया, मैं वही वाली क्रॉप, जो दो मेजर क्रॉप है, दो मुख्य फसलें हैं जो क्या है आपकी हरी खाद के लिए अच्छी मानी जाती है। मैं तो खेत में चला गया था, मैं तो करके देख रहा था, तो मैंने तो वहां किया, साथ साथ बोल दिया। क्या आपने फसल ग्रो करी है वहां पे, करी है तो जरा नाम बताओ, कौन सी फसल आपने ग्रो करी जब मैंने हरी खाद का नाम लिया। दो फसलें ऐसी हैं जिनको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, हाँ उनको ना दो महत्व तो उसके अलावा फिर कोई भी दलहनी फसल आप लगा सकते हैं, जो क्या करेगी, खड़ी रहेगी तो नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगी, नत्रजन स्थिरीकरण करेगी, और जब मिट्टी में मिलाओगे तो फिर से जाके क्या करेगी, हमारी जो मिट्टी है उसको अपघटित होकर पोषक तत्व प्रदान करेगी। मतलब हमें डबल फायदा हो रहा है, जब फसल खड़ी है तब भी फायदा हो रहा है क्योंकि नत्रजन स्थिरीकरण कर रही है, और जब मिट्टी के अंदर जा रही है तब भी हमें क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है। आपने आंसर लिख दिया है। मैंने बोला कि आपको दलहनी कुल की कोई भी फसल को लगा लेना है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ एक फसल को उपयोग में नहीं ला सकते, वो तो आपको पता ही है, जो नत्रजन स्थिरीकरण नहीं करती है। कल ही आपने उसका नाम बताया था कि सर उससे कॉमन नाम होता है राजमा, उसे एक किडनी बीन भी कह देते हैं, है ना, किडनी बीन कहते हैं, हाँ किडनी बीन, किडनी जैसा है ना। और उसका जो वैज्ञानिक नाम है होता है फेजियोलस वल्गेरिस। फेजियोलस वल्गेरिस क्या होता है, वैज्ञानिक नाम होता है किसका, हमारे राजमा का। उसके अलावा जो दो आंसर, जो दो फसलें को नाम मैंने आपसे पूछे थे वो कौन सी होती है, सनई और ढैंचा होता है। सन हेम्प और ढैंचा होता है आपका, जो क्या करता है, सबसे ज्यादा उपयोगी माना जाता है हरी खाद बनाने के लिए, ग्रीन मैन्योरिंग के लिए। सबसे अच्छी सन हेम्प होती है, उसके बाद
अगर आप बोलेंगे तो ढैंचा होता है। अगर दोनों नहीं बोल रहे तो कोई भी दलहनी कुल की बोल दीजिए, लेकिन कोई भी दलहनी कुल को लगाने से उतना फायदा नहीं है जितना आपको सनई और ढैंचा से होने वाला है। तो हरी खाद की बात होगी। हरी खाद को मैं बोला था दो तरीके इकट्ठा करने के, बनाने के। एक तो मैंने ये तरीका समझाया कि फसल को लगाओ, मिट्टी मिला दो। दूसरा तरीका क्या होता है सर? दूसरा ये होता है कि भाई जो पेड़ पौधों की पत्तियां हैं उनको इकट्ठा कीजिए और वो अपने खेत के अंदर डालिए। अब आपको लग रहा है कितना मुश्किल काम है यार, कहां से पत्तियां इकट्ठी करोगे, कहां पे लाके डालोगे, बहुत मुश्किल लग रहा है। और लाओगे भी तो कितनी सारी ला पाओगे, बहुत कम। लेकिन जब फसल खड़ी है उसको मिट्टी मिला, ये तो काफी सारा बायोमास आ गया ना। बायोमास समझते हैं ना भाई, वो जो पौधा है वो जो मिट्टी के अंदर जाएगा तो पौधा क्या है, वो बायोमास ही तो है उसका, है ना, जैव भार है उसका वो। तो वो क्या हो गया, मिट्टी में डाल दिया। तो पहला तरीका बहुत आसान है। दूसरा तरीका थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि पत्तियां इकट्ठी करके खेत में डालना फिर थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इसने वही बोला कि वो जो हरी खाद के महत्व की जानकारी है वो आपको 1000 वर्ष ईसा पूर्व थी, फिर बोला गया 1947। अब थोड़ा आगे आ गया हम। 1947 में डॉक्टर AB स्टेवर्ट ने भारत में मृदा उर्वरता अनुसंधान का मूल्यांकन किया, है ना, उसका इवैल्यूएशन किया भाई कैसा है कैसा नहीं है। उन्होंने नाइट्रोजन के अतिरिक्त फास्फोरस की कमी भी भारतीय मृदाओं में बताई। वैसे तो ये बातें 1947 की चल रही हैं, क्योंकि अब तो ICR आ जाएगा, आ चुका है इससे पहले, लेकिन ICR आ जाएगा। मतलब अब जो अब रिपोर्ट्स पढ़ेंगे वो किसकी आ जाएंगी? अब रिपोर्ट्स आ जाएंगी ICR की, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की क्या आ जाएंगी, सिफारिशें आ जाएंगी कि अब क्या है, हमारी जो मृदाएं हैं उनके अंदर ये मुख्य पोषक तत्व, ये गौण पोषक तत्व और ये सूक्ष्म पोषक तत्व जो है उसकी क्या है, कमी है। उन रिपोर्ट्स को भी हम पढ़ेंगे जब हम करंट अफेयर्स पे आएंगे। लेकिन अभी इन्होंने बताया कि भाई भारत के अंदर उस टाइम पे नत्रजन, नाइट्रोजन के साथ साथ जो फास्फोरस है उसकी भी क्या थी, कमी थी। आगे देखते हैं अगला क्या बोला गया। अगला यहां पे क्या आ गया, सन 1952 और 53 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा कृषकों के खेतों पर साधारण उर्वरक प्रोजेक्ट सिंपल फर्टिलाइजर ट्रायल्स ऑन कल्टीवेटर्स फील्ड प्रारंभ किया तथा 1956 में मॉडल एग्रोनॉमिक प्रोजेक्ट शुरू किए। अगर आप इन वर्षों को ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। क्या समझ आ जाएगा? आज अगर आप UPPSC की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आज नहीं कर रहे, ये आपके दिमाग में बहुत पहले से था। आप बोलेंगे सर UPPSC की तो ये वैकेंसी पहली बार आई है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये आपके दिमाग में था। आपने जब 12वीं के बाद BSc को स्टार्ट किया था तो आपके दिमाग में एक सपना था कि मुझे ये वाला काम करना है। चलो फर्स्ट ईयर में नहीं, लेकिन फाइनल ईयर में जब आते हैं तो हमारे माइंड में होता है कि अब मुझे MSc करके जॉब पा लेनी है, या फिर MSc किए बिना इस जॉब को पा लेना है, या फिर मुझे ना इन पेपर्स की तैयारी करनी है। मैं ये सारी बातें क्यों कर रहा हूं आपसे? मैं ये सारी बातें इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आप, ऐसा नहीं होता कि डिग्री आते एकदम से जाग जाते हो कि चलो अब तो मैं चला एग्री कोचिंग चंडीगढ़ और पढ़ाई करूंगा। नहीं, ऐसा नहीं है। आपने मेरा कोर्स भी ज्वाइन किया होगा तो काफी कुछ मुझे जानते होंगे, नहीं जानते तो डेमो देखा होगा, ऐसे डायरेक्टली किसी ने ज्वाइन नहीं किया होगा। समझ पा रहे हैं मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? ऐसा मैं आपको ले जाना चाह रहा हूं इस वर्ष पे। क्यों ले जाना चाह रहा हूं? क्योंकि इस वर्ष में जो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है ना, वो ऐसे ही नहीं पढ़ा हुआ, वो बेस यहां पे तैयार हो रहा है। यहां पे आके समझ आ रहा है कि हाँ यार कुछ ना कुछ हो सकता है। समझ पाए मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? मैं हरित क्रांति की बात करना चाह रहा हूं। और हरित क्रांति की जब बात आएगी तो इसकी बात कैसे ना आएगी? इसकी बात तो आएगी ना। तो देखो ना, इसकी बात आने के लिए पहले से चल रहा है कुछ ना कुछ। समझ पा रहे हैं? तो कहा 1952-53 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा कृषकों के खेतों पर साधारण उर्वरक प्रोजेक्ट प्रारंभ किया। 1956 में मॉडल एग्रोनॉमी प्रोजेक्ट शुरू किए गए। फिर बोला गया सन 1968-69 में इस प्रोजेक्ट का नाम अखिल भारतीय समन्वित एग्रोनॉमिक अनुसंधान परियोजना, ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड एग्रोनॉमिक रिसर्च प्रोजेक्ट हुआ। कब? 1978-69 के अंदर। अब ये वो टाइम है जब हमारे यहां पे हरित क्रांति भी आ चुकी है। अब क्या है, जो प्रयोग चल रहे थे उनको हम अच्छे से लागू करेंगे। साथ साथ सिर्फ उर्वरक नहीं, हमारे पास क्या आ गया है, नई नई किस्में भी आ गई हैं फसलों की, जो क्या है, ज्यादा उत्पादकता है, जिनकी उत्पादकता क्या है, ज्यादा है। तो सोने पे सुहागा हो गया, है ना। एक तो किस्म अच्छी आ गई है, फिर हमने उर्वरक का उपयोग करना स्टार्ट कर दिया और हमारा जो उत्पादन है वो बहुत बढ़ गया। वो अलग बात है कि उसके साथ साथ नुकसान बहुत सारे हुए।
हरित क्रांति ने, उन फर्टिलाइजर ने, उन पेस्टिसाइड ने हमारे स्वास्थ्य पे बहुत सारे विपरीत प्रभाव भी डाले हैं, लेकिन उन विपरीत प्रभावों को हम नहीं देखेंगे, क्योंकि अगर आप ये बोलो कि भुखमरी से लोग मर रहे थे तो वो बहुत नेगेटिव था, बहुत नकारात्मक था। आज लोग भुखमरी से उतने नहीं मरते हैं, चलो बाकी बीमारियां फैल रही हैं तो फिर भी कंसीडर किया जा सकता है। आप समझते हैं इस बात को, है ना। भूखा मरना आसान नहीं है, लेकिन बीमारियों से तो फिर कभी ना कभी मरना ही होता है इंसान ने, है ना। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं कि उस टाइम वाली दशा थी वो बदतर थी, आज वाली दशा से कहीं बुरी थी, तो उसको हम लेके आए 1965 में हरित क्रांति को। फिर कहा गया, ये हो गया, आपको बता दिया। फिर कहता है कृषकों के खेतों पर किए गए उर्वरक प्रयोगों से यह भली भांति स्पष्ट होने लगा कि भारतीय मृदाओं में नाइट्रोजन के साथ साथ फास्फोरस एवं पोटाशियम का भी अभाव है। ये लो, 1947 में तो कहा था कि नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी है, फिर उन्होंने 1947 में पता कि नाइट्रोजन नहीं साथ साथ फास्फोरस की भी डेफिशिएंसी है। फिर ये वाला जो टाइम आया, अब जाके समझ आया कि भाई इसमें तो पोटाश की भी डेफिशिएंसी है। तो अब खुद समझिए बात को, जब नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश सारा कुछ ही डेफिशिएंट है, सभी की ही कमी है, तो फिर फसलें कैसे उत्पादक हो पाएंगी? फिर आपको ये उपयोग में लाना पड़ेगा कि नहीं लाना पड़ेगा? लाना पड़ेगा ना यार, क्योंकि गोबर की खाद से काम नहीं चलेगा। गोबर की खाद क्या करती है, अगर आपने मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखा है तो वो उसको बनाए ही रखेगी, लेकिन उर्वरता बहुत कम हो गई है तो काम नहीं चलेगा। नहीं समझे? समझाता हूं, वैसे आप समझ गए। ये बोलिए कि अगर क्या है, मैं आज आपको पढ़ा रहा हूं, पढ़ाने भाई एनर्जी लगती है, पढ़ने में भी लगती है, तो मैं खाना खा के आया हूं, मैं डेली खाना खा के आता हूं और काम करता हूं यहां पे आगे, कि मुझे एनर्जी के लिए वो चाहिए। अगर मैं बीमार पड़ गया तो क्या उतने से खाने से काम चलेगा? नहीं, मुझे दवाइयां लेनी पड़ेंगी। जबकि ऐसा कहते हैं कि जहां दवाइयां नहीं खानी चाहिए, हमारे शरीर को नुकसान भी होता है दवाइयों से, लेकिन क्या कर सकते हैं, अब तो बीमार पड़ गया ना, अब खानी पड़ेगी दवाई। तो ऐसा ही हमारी मिट्टियों के साथ है कि मिट्टी अगर अच्छी अवस्था में है ना, तो हरी खाद और गोबर की खाद दो, बहुत अच्छे से काम चलेगा। जैसा कि सुभाष पालेकर साहब ने कहा, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग के अंदर। लेकिन अगर बात करेंगे इसकी, अगर बात करेंगे आपके इस टाइम की मृदाओं की, जहां पे ये बोल दिया गया कि नाइट्रोजन भी कम है, फास्फोरस भी कम है, पोटाश भी कम है, बताइए क्या बिना फर्टिलाइजर की खेती कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, उत्पादन नहीं ले पाएंगे, तो हमें करनी पड़ेगी, और वही हमने किया था हरित क्रांति में। कहता कृषकों के खेतों पर किए गए उर्वरक प्रयोग से यह भली भांति स्पष्ट होने लगा कि भारतीय मृदाओं में नाइट्रोजन के साथ साथ फास्फोरस एवं पोटाशियम का भी अभाव है। इसीलिए उर्वरकों के संतुलित प्रयोग का महत्व भी अनुभव किया जाने लगा, है ना। क्या किया गया, जो उर्वरकों का संतुलित प्रयोग है, मतलब बैलेंस यूज ऑफ फर्टिलाइजर जो है, उस पे भी क्या किया, अनुभव किया। मतलब हमें लगा कि वो वाला हमें अब ध्यान देना चाहिए। लेकिन हाँ, ऐसी बात है, उन्होंने यहां पे ये नहीं कहा कि उर्वरकों का अनाप शनाप उपयोग करो, यहां पे ये लिखा गया कि उर्वरकों का संतुलित उपयोग करो। अब संतुलित मेरे हिसाब से आप लोग समझते होंगे। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अगला बोला गया, देखो हम चल रहे हैं 1960 के दशक में, 1956 उससे पहले आ गया, ये भी उससे पहले क्या। फिर ये देखिए 1968 और 69 है, यहां पे उस दशक के अंदर चल रहे हैं। अब उसी दशक में कहता 1960 में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय, ये आप जानते ही है ना, की स्थापना पंतनगर में हुई। कृषि विश्वविद्यालयों की 60 के दशक में स्थापना के साथ ही अनुसंधान की सुविधाओं में वृद्धि हुई तथा अनुसंधान के लिए योग्य वैज्ञानिक मिल गए, है ना। अब देखो इसने क्या बोला कि ये जो स्थापना हुई है ना, तो इस दशक में, 60 के दशक में आके क्या हुआ, अनुसंधान की सुविधाओं के अंदर भी वृद्धि हुई है और साथ साथ क्या आपको वैज्ञानिक भी मिल गए। तो फिर से सोने पे सुहागा हो गया। ये बोलो कि मुझे पढ़ाने का मन कर रहा था और तुम्हारी क्लास का टाइम हो गया, तो अब तो अच्छा काम हो गया ना कि टाइम भी हो गया, मुझे पढ़ाना भी है, तो दोनों काम हो गया ना। तो अनुसंधान को बढ़ाने की जरूरत भी थी, बढ़ाया भी गया, साथ साथ वैज्ञानिक मिल गए। क्यों? क्योंकि हमारे कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना होनी शुरू हो गई। सौभाग्य से इसी समय फसलों की अधिक उपज देने वाली प्रजातियों की खोज हुई। समझ पा रहे हैं? 1960 की बात कर रहे हैं और यहां पे आपको 1963 के अंदर लेके आ रहा है, जब एमएस स्वामीनाथन जी आपकी जो हाई यील्डिंग वैरायटी है, जो उच्च उत्पादकता देने वाली किस्म थी, उसको भारत के अंदर लेके आए थे। उन्होंने भारत के अंदर उसे इंट्रोड्यूस किया था, है ना। तो इसीलिए एमएस स्वामीनाथन जी को हरित क्रांति का जनक माना जाता है। लेकिन कहां पे? भारत देश के अंदर। विश्व में बोलेंगे तो आपको पता है, मुझे चैट में बता दीजिए। विश्व में कहूंगा तो विश्व के अंदर हरित क्रांति का जनक किन्हें माना जाता है? एमएस स्वामीनाथन जी को इंडिया में माना जाता है, विश्व में आप मुझे बता ही देने। आगे बढ़ता हूं। कहा गया सौभाग्य से इसी समय फसलों की अधिक उपज देने वाली प्रजातियों की खोज हुई, जिसके फलस्वरूप
कृषि अनुसंधान को नया मोड़ मिला। फिर कहा गया फसल सुधार योजना के अंतर्गत विकसित की जा रही विभिन्न प्रजातियों की उर्वरक आवश्यकता की जानकारी इसी समय हुई, है ना। क्या कहता है कि फसल सुधार योजनाओं के अंतर्गत जो हम विकसित कर रहे थे, विकसित की जा रही विभिन्न प्रजातियों की उर्वरक आवश्यकता जो थी वो भी इसी टाइम पे हम अनुसंधान चल रहा है ना, अनुसंधान चलेगा तो जानकारियां तो फिर आपको मिलती ही रहेंगी। तो वही इसने इस टाइम पे जानकारी मिली। फिर कहता है केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान की स्थापना करनाल में मार्च 1 1969 में हुई। अगर आप मेरे लेक्चर को ध्यान से सुन रहे हैं तो आपको समझ आ रहा होगा सब कुछ क्या चल रहा है। 1947 के अंदर चला, फिर 1952 के अंदर चला, फिर 60 में यूनिवर्सिटी आई, फिर 63 के अंदर आपका नई किस्में आ गई हैं, 69 के अंदर मिट्टी पे रिसर्च होना स्टार्ट हो गया। यहाँ पे क्या आ गया आपका केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान आ गया, CSSRI। तो आप अगर ध्यान से देखें सब कुछ एक निश्चित क्रम के अंदर चल रहा है कि एक चीज हो रही है, दूसरी, तीसरी। जैसा कि मैंने आज क्लास में बोला शाम की नमस्ते, गुड इवनिंग, फिर मैंने थोड़ी सी बातें करी, फिर मैंने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया, लास्ट में वो कुछ ना कुछ बता दूंगा कल के बारे में, फिर चला जाऊंगा। तो एक क्रम के अंदर, निश्चित क्रम के अंदर होता है ना, तो वैसा ही कुछ होता जा रहा है। तो क्या याद करना पड़ रहा है? मेरे हिसाब से नहीं, है ना। ये तो अपने आप फीड होता जा रहा है माइंड के अंदर। तो कहता एक आपका क्या मार्च 1969, मार्च 1 याद मत करो, बस इतना सा याद कर लो। 1969 में हमने स्थापना की किसकी? CSSRI की। पहले ये हिसार के अंदर था इस टाइम पे, लेकिन हिसार में से फिर 6 महीने के बाद ये शिफ्ट कर दिया गया था। अक्टूबर माह के अंदर इसे उसी साल के अंदर हिसार से करनाल में शिफ्ट कर दिया गया। तो इसकी एट प्रेजेंट अभी जो लोकेशन है वो कौन सी है? अभी की जो लोकेशन है वो आपकी करनाल ही है। करनाल हरियाणा के अंदर क्या है? ये स्थित है। तो बोला गया केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान की स्थापना करनाल में मार्च 1 1969 में हुई। इस परियोजना के अंतर्गत विभिन्न केंद्रों पर किए गए अनुसंधानों से पता चला कि लवण प्रभावित मृदाओं का सुधार करके उर्वरकों के संतुलित प्रयोग, विशेषतः नाइट्रोजन एवं जिंक उचित उपज ली जा सकती है। अब देखो बातें एनपीके से थोड़ी सी चेंज हो रही है। क्यों चेंज हो रही है? देखो यहां पे 1969 आ गया, क्योंकि पहले वो 1947, 50, 60 की बात चल रही थी। अब इसने नाइट्रोजन के साथ साथ नाम किसका ले दिया? जिंक का। याद होगा कल हम जब पढ़ रहे थे हमारे पादप पोषण को, तो मैंने कहा था जिंक एक क्या है? मेजर न्यूट्रिएंट है। मेजर नहीं है, जिंक तो ऐसे माइक्रो है, लेकिन मेजर क्यों बोल रहा हूं? अगर माइक्रो न्यूट्रिएंट की बात करो, सूक्ष्म पोषक तत्वों की बात करो ना, तो उसमें जिंक काफी अहम भूमिका निभाता है। और अहम भूमिका तब ज्यादा हो जाती है जब वो चीजें कम होती हैं। जैसे अगर मैं डेली क्लास लूं तो आप लोगों को पता ही नहीं चलता, सर तो आगे जिस दिन छुट्टी होती है ना उस दिन रियलाइज होता है आज तो आए ही नहीं है ना। होता है ऐसा, जब फैमिली में कोई होता है हमारे, हमें पता ही नहीं चलता उसके होने का। लेकिन जब कोई 10 दिन के लिए चला जाता है कहीं और, फिर हमें लगता है यार वो बंदा घर में नहीं है। ऐसा क्यों बोल रहा हूं? ऐसा इसलिए क्योंकि ये हमारी मिट्टी के अंदर नहीं है, इस टाइम पे कमी है हमारी मिट्टियों के अंदर, और इसीलिए हम जिंक को रियलाइज करते हैं कि जिंक की बहुत जरूरत है भारतीय मृदाओं को। फिर कहता बारानी कृषि की अखिल भारतीय समन्वित परियोजना, ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड प्रोजेक्ट ऑन ड्राई लैंड एग्रीकल्चर की शुरुआत 1970 में हुई। इस परियोजना के अंतर्गत किए गए अध्ययनों से ज्ञात हुआ कि इन क्षेत्रों में फसलें केवल प्यासी ही नहीं बल्कि भूखी भी हैं। ये क्या मतलब हो गया यार? जब बरानी आपने बोल दिया, बरानी आप समझते हैं नहीं समझते हैं? ड्राई लैंड बोल दो यार, बरानी नहीं समझते तो, है ना। ड्राई लैंड का मतलब भाई प्यासी तो है, ये बात तो पक्की है, क्योंकि पानी नहीं है तो प्यासी तो फिर वो है ही है। लेकिन अगर ये बोला जाए कि भूखी भी है, तो भूखी का मतलब क्या था? फसलें क्या खाती हैं? खाना खाती हैं, रोटी खाती हैं? नहीं ना, क्या खाती हैं? न्यूट्रिएंट लेती हैं। तो भाई बरानी के अंदर जल धारण क्षमता तो कम है, तो फसलें प्यासी तो है ही है। साथ साथ जो हमारी फसलें हैं वो प्यासी के साथ साथ क्या भूखी भी है, उनको न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट है। तो न्यूट्रिएंट उनको चाहिए, इसीलिए वहां पे क्या हुआ? दोनों चीजों की आवश्यकता हमें महसूस हुई कि उन्हें पानी भी चाहिए और साथ साथ उर्वरकों की भी आवश्यकता है। आगे बोला गया भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा दीर्घकालीन, लंबे टाइम का जो चला है ना, उर्वरक परीक्षणों पर समन्वित अनुसंधान योजना की शुरुआत कब हुई? 1971 में हुई। अब देखो फिर से बहुत रिसर्च चलते जा रहे हैं, क्योंकि 1965 में क्रांति आ गई, हरित क्रांति। अब इन्होंने देखो उर्वरकों का परीक्षण करना है, उर्वरकों के उपयोग को अब और बढ़ाया जाएगा। पता तो चले ना कि मिट्टी में क्या कम है, क्या डालना है, तभी तो बढ़ाएंगे। वही अनुसंधान चल रहे हैं। इन परीक्षणों के आधार पर उर्वरकों का संतुलित तथा एकीकृत, बैलेंस एंड इंटीग्रेटेड प्रयोग फसल प्रणाली से
अधिक पैदावार लेने के लिए सिफारिश की गई, जिससे मृदा गुण और स्वास्थ्य में भी सुधार होता है। ये तो जानते होंगे ना, संतुलित और एकीकृत प्रयोग फसल प्रणाली। नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं, जब टॉपिक आएगा तो इसको अच्छे से समझना पड़ेगा, लेकिन अगर आपके सिलेबस में हुआ तो, ना हुआ तो फिर नहीं पढ़ाएंगे, है ना। तो बोला गया कि बैलेंस एंड इंटीग्रेटेड जो फसल प्रणाली है वो क्या है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि एक तो जो हमारी फसलों की उर्वरकों की मांग है उसको पूरा करेगी, साथ साथ क्या करेगी, उर्वरकों की मांग के साथ साथ आपकी जो मृदा का स्वास्थ्य है उससे भी बनाए रखेगी, उसमें सुधार करेगी। तो भाई बहुत जरूरी है कि आप उनको बैलेंस में यूज करें, बहुत कम और बहुत ज्यादा उपयोग में ना लाएं। अगला बोला गया, इन समन्वित योजनाओं के अनुसंधानों का कई पॉलिसी के निर्माण में महत्वपूर्ण अंशदान है। जैसे ये बोलो कि मैं पढ़ा तो सोयल साइंस, मैं नहीं पढ़ा रहा हूं यार, है ना, ये तो आप पढ़ रहे हो। ये बोलो कि तुम पढ़ तो सोयल साइंस रहे हो, लेकिन साथ साथ तुम ना कहीं और भी, अच्छा अब से ऐसे पढ़ाई करूंगा, अच्छा ये समझ आ गया, तो कुछ बातें टॉपिक से हटके भी समझ आ रही होंगी। तो भाई वो बात क्यों समझ आई है? क्योंकि आपने ये वाला टॉपिक पढ़ा तभी तो समझ आई है। तो इस टॉपिक का योगदान है आप तो वो वाली बातें समझाने में। तो ये जो अनुसंधान चल रहे थे ना, इन अनुसंधानों से और कई सारी पॉलिसी बनी, तो इसने कहा कि उनमें अंशदान है। कैसे पॉलिसी की बात करते हैं, 2005 के अंदर एक पॉलिसी आई। अब 70-80 से आगे आ गए, काफी 2005 में आ गया है। 2005 में क्या था, संतुलित उर्वरक प्रयोग पर टास्क फोर्स फॉर ऑन बैलेंस फर्टिलाइजर यूज। क्योंकि आपको पता होगा 1965 में जब क्रांति आई है तो अभी कुछ हुआ नहीं था ज्यादा। शुरुआत जो है वो इस टाइम पे हुई थी 1966-67 के अंदर, जब HYVP हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम आया था। और ये जो टाइम था, इस टाइम पे फार्मर ने जाके देखा कि बड़ा ही एक तो जादू है, अब ये डालो फील्ड के अंदर, जादू से फसल आ जाती है। जादू वर्ड क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि फार्मर्स के लिए उर्वरक नए थे। इससे पहले हमारे किसानों को ज्यादा लोन की आवश्यकता भी नहीं पड़ती थी, उधार भी नहीं लेते थे। अब इन्होंने बहुत ज्यादा क्या किया, इनपुट डालना शुरू कर दिया। इनपुट डालेंगे तो खर्चा भी ज्यादा आएगा, खर्चा आएगा तो लोन भी चाहिए होगा, लोन चाहिए तो लोन की डिमांड बढ़ेगी। ना माने तो बता दूं, ये वही साल है जब भारत के अंदर पहला जो RRB है, जो पहला रीजनल रूरल बैंक है, जो पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, उसकी स्थापना की गई थी। अब बैंक क्यों आएंगे? क्योंकि लोन देना है। और बैंक कौन सा है? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। ग्रामीण बैंक तो किसानों को ही लोन देगा, और आपके यूपी के अंदर ही आया था। आप बताएंगे मुझे, लोकेशन लिखिए कि आपका जो पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक था वो आया था 2 अक्टूबर 1975 को। लेकिन इसकी जो लोकेशन थी, इसकी जो स्थापना थी, वो कहां पे हुई थी, मतलब ये कहां पे लोकेटेड था? आपके यूपी के अंदर था, ये तो मैंने बता दिया, लेकिन यूपी में कहां पे था? ठीक है, बहुत सारे ने आंसर लिख दिया, बिल्कुल आप ठीक बोल रहे हैं। जब बात करते हैं किसके, आपके RRBs की, तो RRBs जो है वो एस्टेब्लिश हुए थे, सॉरी मैं अंग्रेजी बोल रहा हूं यार, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की जो स्थापना है वो हुई थी 2 अक्टूबर 1975 को। पहला जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक था वो आपने बता ही दिया, मुरादाबाद उत्तर प्रदेश में था। आपको याद हो तो मैं बैंकों की बात नहीं कर रहा था, मैं सिर्फ बोल रहा था कि फार्मर्स ने, हमारे किसानों ने इनपुट का उपयोग करना बहुत ज्यादा कर दिया था, पैसे की जरूरत पड़ी थी, इसलिए तो 75 के अंदर RRB और 1982 के अंदर नाबार्ड को लाया गया। शिवारमन कमेटी की सिफारिशों पर हम नाबार्ड को क्यों लेके आए? क्योंकि अब बैंक्स बढ़ने लगे थे, हमारा जो रूरल क्रेडिट है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में पैसा देने की व्यवस्था है, उसमें क्या चाहिए था आपको? एक विनियामक चाहिए था, एक सुधार चाहिए था। उसके लिए हमने क्या किया? नाबार्ड की स्थापना की। तो इससे क्या हुआ, बहुत सारे फर्टिलाइजर का प्रयोग बढ़ता गया। ये वो टाइम है जब हम काफी सारे फर्टिलाइजर जो है उर्वरक है यूज कर रहे हैं। तो अब देखो ना, उर्वरक बढ़ते बढ़ते 90 के अंदर और आपके 2000 के दशक में आके काफी उपयोग में आने लगे। 2005 में हमने क्या कर दिया, एक टास्क फोर्स बना दिया, जो क्या देखेगी, संतुलित उर्वरक प्रयोग पर टास्क फोर्स है, टास्क फोर्स ऑन बैलेंस फर्टिलाइजर यूज। फिर बोला गया 2007 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन। ये तो जानते हैं ना भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके मेंस के लिए, तो कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्यों है? क्योंकि आपका जो मेंस का सिलेबस है, अगर देखते होंगे, वो इन बातों में बहुत फोकस करेगा। तो जब लिखेंगे ना, कंफर्म आपको ये सारी बातें करनी पड़ेंगी। तो ये सब साथ साथ नोट करते जाएगा। लास्ट में 1 मिनट का टाइम दे दूंगा, पहले सुन लो फिर नोट कीजिएगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन मतलब नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, जो कब आया? 2007 के अंदर आया। अब आप बोलेंगे सर उसका इससे क्या रिलेशन है? या इससे तो रिलेशन है, किसकी बात कर रहा है? खदानों की तो बात कर रहा है। खदानों मतलब खाद्य, जो आपके
फसलें, उन्हीं की तो बात कर रहा है। तो वहां पे क्या होने वाला है, वहां पे आप फर्टिलाइजर डाल रहे हो, नई नई फसलें उगा रहे हो, तभी तो सुरक्षा बनेगी। किसकी? खाद्य की। खाद्य सुरक्षा मिशन ही तो है। 2008 में कौन आया? फोर्टिफाइड कोटेड उर्वरक। ये क्या होता है सर? फोर्टिफाइड या कोटेड का मतलब क्या है ये बोलिए? क्या एग्जांपल दो, कुछ कोटिंग हम करते हो, कुछ कोटिंग 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 जैसा माइंड में आ रहा है, कुछ हम घर पे करते हैं ऐसा जिसके ऊपर हम कोटिंग करते हो। हाँ कर देते हैं, राइट। अब एक बात बताओ, इलेक्ट्रिसिटी की वायर देखी है सभी ने, मतलब बिजली वाली तारें देखी हैं सभी ने? हाँ देखी हैं। जोड़ वोड़ लगाते हो, छोटा मोटा तो हम घर में लगाते होंगे, उसके ऊपर कोटिंग कर देते हैं, टेप लगा देते हैं। क्यों? क्योंकि सुरक्षा प्रणाली मजबूत हो जाती है। अब करंट आएगा नहीं, हाथ भी लग गया तब भी लगाते हैं ना हम सारे लोग टेप, आपस में भिड़नी भी नहीं चाहिए, काम खराब कर देंगे वो। कोटिंग कर दी उसके ऊपर। अब उर्वरकों की जब बात करता हूं, उर्वरक तो करंट नहीं मारते हैं, फिर सर इसकी कोटिंग क्यों कर दे रहे हो? उर्वरकों की बात करेंगे तो उर्वरक मिट्टी में जाके फटाफट से क्या हो जाते हैं? मिट्टी में घोल के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं, मतलब पानी में मिक्स हो जाते हैं और फटाफट से पौधों को मिल जाते हैं। बच्चे खुचे जो है वो फटाफट से नीचे चले जाते हैं। अब अगर मैं ये बोलूं कि मुझे आज आपको ना बहुत अच्छे से पढ़ाना है, तो कैसे पढ़ाना पड़ेगा? मुझे बहुत अच्छे से पढ़ाने के लिए धीरे धीरे पढ़ाना पड़ेगा और बहुत अच्छे से समझाना पड़ेगा ताकि बच्चे को समझ भी आता रहे। ऐसे ही फर्टिलाइजर्स के लिए बोलते हैं कि मुझे वो लंबे समय तक फसलों के लिए चाहिए और लीचिंग उसकी कम हो, तो क्या करना पड़ेगा? तो उसकी अवेलेबिलिटी धीरे धीरे करवानी पड़ेगी कि भाई धीरे धीरे खत्म हो जाके। अब हमने क्या किया? उसी फर्टिलाइजर के ऊपर कोटिंग कर दी, नीम कोटेड यूरिया। सुना ना आपने? नीम लेपित यूरिया, नीम का लेप कर दिया उसके ऊपर। अब नीम के लेप होने से क्या होता है? वो जल्दी से मिट्टी में जाके अवेलेबल नहीं होता, धीरे धीरे मिलता है हमारी मिट्टी को, धीरे धीरे मिलता है तो हमारे पौधे उसे धीरे धीरे उपयोग में लाते रहते हैं और पौधे उसे ज्यादा उपयोग में ला पा रहे हैं, इसलिए लीचिंग क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो ये नीम कोटेड आपको पता होगा, बातें तो 2008 में चल रही है कोटेड फर्टिलाइजर की, लेकिन अभी 2017-18 में ऐसा हुआ कि पहले भारत सरकार ने बोला कि हम जितना भी यूरिया इंपोर्ट करते हैं, आयात करते हैं, हाँ हमारे यहां पे स्वदेशी उत्पादन भी होता है लेकिन भारतीय बाजार के अंदर यूरिया की मांग बहुत है, तो इसलिए हम यूरिया को आयात भी करते हैं। तो पहले तो भारत सरकार ने बोला कि जितना भी आयात किया गया यूरिया है वो सारा नीम कोटेड होना चाहिए। उसके बाद भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार क्या आया कि भाई जितना भी इंडिया के अंदर यूरिया उत्पादित हो रहा है उसका 75% नीम कोटेड होना चाहिए। फिर कुछ 1.5-2 साल पहले गवर्नमेंट ने सीधा सीधा बोल दिया कि चाहे आयात किया गया है चाहे सब निर्मित है, मतलब स्वदेशी है, सारा का सारा यूरिया ही क्या हो? नीम कोटेड। उससे क्या हो जाएगा? उससे जो हमारे यहाँ पे उपयोग दक्षता है ना, जो फर्टिलाइजर यूज एफिशिएंसी है वो बढ़ जाएगी और लीचिंग कम हो जाएगी, फार्मर्स को फायदा होगा, फसलों का उत्पादन बढ़ेगा। ये स्टार्ट कवर 2008 में फोर्टिफाइड कोटेड उर्वरक, 2008 के अंदर एक और आ गया कस्टमाइज्ड उर्वरक के लिए दिशा निर्देश, मतलब गाइडलाइंस फॉर द कस्टमाइज्ड फर्टिलाइजर। कस्टमाइज्ड फर्टिलाइजर का मतलब क्या होता है? मॉडिफाई रूप उनका यार, कि मिक्स करके लगा लो या फिर मिक्स फर्टिलाइजर डालो या फिर कुछ और तरीके से, तो मॉडिफाइड करना है हमें। 2015 के अंदर तो आप लोग जानते हैं 2015 में मृदा स्वास्थ्य कार्ड स्कीम, सोयल हेल्थ कार्ड स्कीम की स्थापना की गई। फिर बोला गया मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन, सोयल हेल्थ मैनेजमेंट, जो कि नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का एक महत्वपूर्ण मध्यस्थ है, का उद्देश्य एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन, INM, इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट में रासायनिक उर्वरक, गौण एवं सूक्ष्म पोषक तत्वों के साथ कार्बनिक खाद एवं जैव उर्वरक का संयुक्त प्रयोग को मृदा स्वास्थ्य एवं उत्पादकता में वृद्धि हेतु प्रोत्साहित करता है। समझ पाए बात को, है ना? इसने क्या बोला, क्योंकि आपका जो सोयल हेल्थ कार्ड है ना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड जो है वो इसका कंपोनेंट है सोयल हेल्थ मैनेजमेंट का, और सोयल हेल्थ मैनेजमेंट वो नमसा के अंडर में आता है। नमसा क्या है? NMSA, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। तो ये क्या हुआ? अब सारी बातें आप देखेंगे तो अब हम खाद्यान्न उत्पादन पे और हमारे फर्टिलाइजर्स की बात ज्यादा कर रहे हैं, उसी पे फोकस किया गया। आगे बढ़ूंगा, बट आगे बढ़ने से पहले 2 मिनट का समय आपके पास, जल्दी से नोट कीजिए। रुक जाता हूं मैं यहां पे, नोट करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे, लिख लीजिए जल्दी से। और याद रखें, लिखने के साथ साथ याद भी करना है हमें, सिर्फ लिखते मत रहिएगा।
है तुझे भी कोई? क्या बोला फिर? हाँ जी, लिख चुके? चलिए, उम्मीद करता हूं आपने लिख लिया होगा। नहीं लिखा तो भाई स्क्रीनशॉट लीजिएगा, बाद में लिखते रहिएगा। मैंने आपको समझा दिया, आगे बढ़ता हूं, है ना। आगे बात करता हूं किसकी? मृदा उत्पादकता की। हमारा जो टॉपिक है अब ओवर हो गया। ओवर हो गया मतलब खत्म कर दिया? नहीं, खत्म नहीं कर दिया। मतलब हमारे टॉपिक का जो इंट्रोडक्शन है, जो चल रहा था, वो ओवर हो गया कि भाई क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या क्या हुआ, वो सब आपने वेदों से लेकर और 2015 के सोइल हेल्थ कार्ड तक की बात कर ली। हो गया इंट्रोडक्शन। अब आपको जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो समझ आ गया होगा। आ गया ना? टॉपिक तो समझ आ गया। अभी शुरू करेंगे, चिंता नहीं करें, बहुत अच्छे से एक एक शब्द को समझाएंगे। क्योंकि होता है ऐसा, जब मैं मेरी सीक्वेंस से चलता हूं ना, फिर मुझे पढ़ाने में मजा भी आता है। और मुझे पता है आपको भी पिछले लेक्चर से ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस आज मिल रहा है, मुझे पता है ये चीज। क्योंकि मैं जब मेरे सीक्वेंस से पढ़ाता हूं ना, तो मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ पढ़ाता हूं कि बच्चे को ऐसे ऐसे पढ़ाना चाहिए। जब मुझे सामने से छेड़ देता फिर काम खराब हो जाता है। वो पहले हो गया था, बट डोंट वरी, अब मैं अपने सिस्टम से ही चलूंगा। तो अब क्या बोला इसने? अब आ गया आपका टॉपिक, जैसे बोला गया मृदा उत्पादकता, सोइल प्रोडक्टिविटी। मृदा उत्पादकता की बात करेंगे तो आप लोग जानते हैं, मैंने शुरू में आपको कह दिया कि हम दो चीजों के बारे में पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे मृदा उर्वरता के बारे में, मृदा उत्पादकता बारे में। और फिर से बता दूं, आपके टॉपिक के अंदर दोनों शब्द नहीं लिखे गए, वहां पे सिर्फ मृदा उर्वरता का जिक्र मिलता है। लेकिन अगर आप ये समझ ले कि सर मृदा उर्वरता ही लिखा है, ये तो पढ़ना ही नहीं है, तो आप बहुत गलत है। फिर पीसीएस वाला लेवल आपका सोच नहीं पा रहे, क्योंकि एक शब्द के अंदर कितने सारे शब्द निहित है, इसी को तो समझना पड़ता है ना। तो उत्पादकता और उर्वरता दोनों की बात करनी पड़ेगी। बोला गया मृदा उत्पादकता ये क्या होती है? कहता मृदा उत्पादकता मृदा की एक निर्दिष्ट प्रबंध, मतलब मैनेजमेंट के कार्यक्रम में पौधों या फसल पैदा करने की क्षमता होती है। आगे ना प्रोडक्शन वाली बात कर दी ना, कि कितना आप पैदा कर पा रहे हो, वो क्षमता की ये बात कर रहा है। कहता मृदा उत्पादकता की परिभाषा में विनिर्देश आवश्यक है, क्योंकि कोई भी मृदा सभी फसलों को समान सफलता के साथ पैदा नहीं कर सकती, तथा एक ही भू प्रबंधन प्रणाली का सभी प्रकार की मृदाओं पर एक ही प्रभाव नहीं होता। दो स्टेटमेंट यहां पे है। एक तो कहा गया कोई भी मृदा सभी फसलों को समान सफलता के साथ पैदा नहीं कर सकती, है ना। इसका मतलब क्या? देखो आपने पढ़ा ना कि चाय के लिए आपको लेटराइट सॉइल चाहिए, जबकि मूंगफली की आपको सैंडी टाइप की सॉइल चाहिए, जहां पे क्या हो, सैंड, रेत थोड़ी ज्यादा हो, तो मूंगफली का जो पैग है वो अंदर आराम से जाएगा। लेकिन चाय के लिए तो लेटराइट चाहिए, एसिडिक सॉइल चाहिए। सेम टाइम पे जो धान है आपका, राइस जो है आपका, वो कहता है कि मेरे को एसिडिक या सैलाइन जो भी दे दो, मैं ग्रो कर जाऊंगा, लेकिन एसिडिक दोगे, अम्लीय दोगे तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा। तो हर किसी की मृदा की जो मांग है वो भी क्या है, अलग अलग है। तो ऐसा ही तो इसने यहां पे कहा कि एक ही प्रकार की मृदा में सभी फसलों को समान सफलता के साथ पैदा नहीं कर सकते। ये बात तो बहुत ठीक है। दूसरी बात, एक ही भू प्रबंधन प्रणाली का सभी मृदाओं पर एक ही प्रभाव नहीं होता है। ये बात भी ठीक है। अगर आप ये बोलो कि मैं तो मिट्टी के अंदर 20 सेंटीमीटर की डेप्थ पे 20 सेंटीमीटर की गहराई पे हल चलाऊंगा, अब जुताई तो निर्भर करता है ना यार कि आपकी मृदा कौन सी है। क्या उसकी डेप्थ ज्यादा है, क्या उसकी डेप्थ कम है, मतलब उसकी गहराई कम है कि ज्यादा है, उसमें हार्ड पैन मतलब कठोर परत है कि नहीं है, उसको देखते हुए हमें क्या करना पड़ेगा, उसका मैनेजमेंट करना पड़ेगा। तो एक ही प्रबंधन प्रणाली सभी मृदाओं के लिए अच्छी नहीं है, और एक ही मृदा सभी फसलों के उत्पादन के लिए अच्छी नहीं है। लेकिन हाँ, आपकी मृदा आपके प्रबंधन के बाद, मैनेजमेंट के बाद जो पैदा करके आपको देती है, उसे क्या बोलते हैं, साथ साथ बोलते रहा करिए, उसे बोलते हैं सोइल प्रोडक्टिविटी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या बोला गया? कहता मृदा उत्पादकता का अभिप्राय उसकी प्रति एकड़ पैदावार लेने की क्षमता से है, तथा उत्पादकता का माप उत्पाद या उपज है। अब मैं आगे जाने से पहले आपको फिर से दो वर्ड रिमाइंड करवा दूंगा, जो मैंने शायद पहले भी एक बार क्लास में बताए हुए हैं। एक आपका शब्द था प्रोडक्शन। क्या था शब्द आपका? शब्द आपका था उत्पादन। और दूसरा कौन सा था? दूसरा था उत्पादकता।
उत्पादन का मतलब इसे प्रोडक्शन कहते हैं अंग्रेजी भाषा के अंदर, उत्पादकता मतलब इसे हम क्या कह देते हैं, इसे हम प्रोडक्टिविटी कह देते हैं, जो यहाँ पे लिखा भी गया था शब्द है ना। तो प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या होता है, प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी मतलब क्या, जैसे ये फोटो लगी हुई है, ये समझ लो कि मेरा खेत है, ठीक है। अब मेरे खेत के अंदर क्या है, मान लो यहाँ 5 एकड़ मेरे पास क्या है, भूमि है, 5 एकड़ मेरे पास क्या है, जमीन है। अब जब 5 एकड़ जमीन की बात करूंगा भाई, तो 5 एकड़ जमीन के अंदर मैं क्या करता हूं, मैं धान लगाता हूं। मेरे यहां पे धान जो है, मान लो 20 एकड़ होता है, किसका 20 एकड़ नहीं होता यार, 20 क्विंटल होता है 1 एकड़ का, समझ लीजिए, क्योंकि डिपेंड करता है आप कहां पे ग्रो कर रहे हैं। सबसे ज्यादा जो उत्पादकता है वो पंजाब देता है, बाकी हर जगह पे अलग अलग होती है। तो मान लो कि 20 एकड़ हो रहा है मेरा, 20 क्विंटल हो रहा है 1 एकड़ के अंदर, 5 एकड़ मेरे पास है, तो भाई 20 गुणा 5 कितना हो गया, मेरे पास कितना धान आएगा इस साल, 100 क्विंटल आएगा। अब ये जो 100 क्विंटल है ना, ये तो मेरी मृदा का उत्पादन है, ये तो मेरी मृदा का प्रोडक्शन है। लेकिन ये जो मेरा एक यूनिट एरिया में हो रहा है, एक इकाई क्षेत्र में हो रहा है, पर एकड़ या पर हेक्टेयर जो हो रहा है, ये मेरी क्या है, प्रोडक्टिविटी है, ये मेरी क्या है, उत्पादकता है। तो पर हेक्टेयर, पर एकड़, पर यूनिट एरिया, पर मीटर स्क्वायर, 1 किले में, 1 बीघे में जितना आपका उत्पादन है, उसे उत्पादकता कहा जाता है, प्रोडक्टिविटी कहा जाता है। और जो ओवरऑल सारा का सारा होता है वो क्या होता है, उत्पादन होता है, प्रोडक्शन होता है। कभी आपने देखा कि थर्ड एडवांसमेंट ऑफ रबी क्रॉप प्रोडक्टिविटी, नहीं, रबी क्रॉप प्रोडक्शन लिखा जाता है। प्रोडक्शन क्यों, वो सारे का बता रहा है, वो ये नहीं कह रहा है कि 1 एकड़ में कितना, वो ये कह रहा है कि पूरे राज्य में बता रहा हूं मैं कितना, पूरे भारत में बता रहा हूं कितना हुआ। तो पूरा जो है वो प्रोडक्शन है, और एक यूनिट एरिया में क्या है, ठीक बोल दिया आपने, है ना, उसे उत्पादकता या फिर प्रोडक्टिविटी कह दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसने कहा कि मृदा उत्पादकता मतलब क्या है, उसकी प्रति एकड़ पैदावार लेने की क्षमता से है, तथा उत्पादकता का जो माप है वो क्या है, उसकी उत्पाद जो देगा और या फिर उसकी जो उपज होने वाली है वो क्या है, उसका माप है। आगे क्या बोला गया, कहा गया उत्पादन कई वृद्धि कारकों के पारस्परिक संबंधों के ऊपर निर्भर होता है, जिनमें से प्रत्येक का पौध की वृद्धि के लिए उपयुक्त दशा में होना आवश्यक है। कहता है उत्पादन जो है वो अलग अलग वृद्धि कारकों पर डिपेंड करता है। ये तो मानते ही आप, उत्पादन का मतलब ये थोड़ी है कि अकेली मिट्टी उपजाऊ होगी तो उत्पादन हो जाएगा, नहीं ना भाई, मिट्टी को पानी भी देना पड़ेगा, उर्वरक देने पड़ेंगे, बाहरी दशाएं अच्छी होनी चाहिए। तो अलग अलग कारणों की क्या है, कहता पारस्परिक संबंधों के ऊपर निर्भर है, जिसमें से प्रत्येक का पौधे की वृद्धि के लिए उपयुक्त दशा में होना आवश्यक है। ये बात तो मानते हैं सारे लोग। फिर कहता है अधिकतम फसल उत्पादन के लिए इन कारकों को पूर्ण रूप से नियंत्रण में रखना आवश्यक है। अधिकतम फसल उत्पादन के लिए इन कारकों को पूर्ण रूप से नियंत्रण में रखना आवश्यक है। इनमें से कई कारकों जैसे जलवायु, मृदा का भौतिक संगठन तथा स्थलाकृति को मनुष्य नियंत्रण में नहीं कर सकता। मानते हैं ना भाई, अगर आपके यहां पे जो क्लाइमेट है उसको कंट्रोल कर सकते हैं, नहीं कर सकते, है ना। मृदा का जो भौतिक संगठन है, मृदा आपकी कैसी है, फिजिकली अच्छी है कि नहीं है, उसको कंट्रोल कर सकते हैं, नहीं। मैनेजमेंट कर सकते हो लेकिन भौतिक संगठन तो नहीं कंट्रोल कर सकते। स्थलाकृति, वहां की टोपोग्राफी, वहां पे भाई पहाड़ है, पठार है, समतल मैदान है, रेगिस्तान है, उसे कंट्रोल कर सकते हो। हाँ, कुछ हद तक आप चेंजिंग कर लेते हो कि भाई पहाड़ी एरिया है तो वहां पे टेरेस फार्मिंग कर लोगे, वहां पे कंटूर फार्मिंग कर लोगे, लेकिन कितना, पूरा तो नहीं ना कि पहाड़ खत्म करके मैदानी एरिया जैसा बना लोगे, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो स्थलाकृति को मनुष्य जो नियंत्रण में नहीं ला सकता। क्या नियंत्रण में ला सकता है फिर, कहता अन्य कारकों जैसे मृदा की नमी, सोइल के अंदर मॉइस्चर कितना है, वाटर कितना है, बीमारियां जो लगती हैं, कीड़े मकोड़े जो लगते हैं, जलाक्रांति मतलब वाटर लॉगिंग जो हो जाती है, को मनुष्य आंशिक या पूर्ण रूप से नियंत्रित कर सकता है। ये तो मानते हैं ना, इसको हम अच्छे से नियंत्रित कर सकते हैं। लेकिन बाकी जो कारक हैं, ये यहां पे जो बोले हमने, जलवायु, उसकी टोपोग्राफी, स्थलाकृति, उसका भौतिक संगठन, इससे हम नियंत्रण में नहीं ला सकते। आगे चलते हैं। अब क्या बोल दिया इसने, मृदा उर्वरता। अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो हमने मृदा उर्वरता नहीं पढ़ा था, हमें उत्पादकता पढ़ा था, जहां उसने क्या था कि हमारी मृदा कितना पैदा करती है, और ये निर्भर करता है कि वहां पे जो आपस में अलग अलग कारक हैं वो एक दूसरे को सहयोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। सहयोग का मतलब कि मिट्टी तो उत्पादन देना चाह रही है, क्या जलवायु भी उसकी बात मान रही है, वो भी अनुकूल है कि नहीं है। तो सारे कारक मिलके जब अच्छी स्थिति में आ जाएंगे और वो प्रोडक्शन देंगे तो उसे क्या बोल देंगे, उसे हम मृदा उत्पादकता, सॉइल प्रोडक्टिविटी कह देंगे। अब उत्पादकता की बात नहीं कर रहे हैं, अब बात हमारी चेंज हो गई है। किसकी बात कर रहे हैं जी, बोलिए सारे लोग। हाँ बिल्कुल, आप ठीक कह दे रहे हैं। अब हम बात करने वाले हैं मृदा
उर्वरता की। मृदा उर्वरता का मतलब अरे सॉइल फर्टिलिटी, प्रोडक्टिविटी नहीं, सॉइल फर्टिलिटी। तो इसने क्या बोला, कहता अब हम बात करते हैं मृदा उर्वरता की, सॉइल फर्टिलिटी की। अब ये क्या होता है बच्चों, आप कह रहे हैं सर ये तो हमें पता ही है कि मृदा जो है एक अच्छी मृदा जो उत्पादन देती है वो क्या होती है, उर्वर मृदा होती है। हाँ बिल्कुल आप ठीक कह दे रहे हैं इस बात को, है ना। एक मृदा जो अच्छी मृदा है वो क्या है, वो ऑफकोर्स मृदा उर्वरता होगी। इसने क्या बोला, इसने कहा पौधों की वृद्धि के लिए जब अन्य कारक, कौन से अन्य कारक भाई, पौधों की वृद्धि के लिए सिर्फ मृदा थोड़ी चाहिए, और भी चाहिए ना। तो कहता है पौधों की वृद्धि के लिए जब अन्य कारक जैसे प्रकाश, ताप तथा मृदा की भौतिक दशाएं उपयुक्त हो, मृदा की सभी आवश्यक खाद्य तत्वों की प्राप्य रूप, प्राप्य रूप का मतलब जिस फॉर्म में वो अवेलेबल होते हैं, जिस फॉर्म में पौधा ले पाता है, प्राप्य रूप उचित मात्रा तथा उचित संतुलन में प्रदान करने की क्षमता को मृदा उर्वरता कहते हैं। दोबारा से पढ़े एक बार, क्या था, पौधों की वृद्धि के जो अन्य कारक है उनको छोड़ दो, कोई बात नहीं, जैसे प्रकाश है, ताप है, वो हो गया। मृदा की भौतिक दशा उपयुक्त हो, ठीक है, हो गया, सारी कंडीशन ठीक है। उसका क्या था, मृदा की सभी आवश्यक खाद्य तत्वों, है ना, जो आपके क्या है, एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट है, पोषक तत्वों की बात कर रहा है, प्राप्य रूप में है, उचित मात्रा में, उचित संतुलन में प्रदान अगर मिट्टी आपकी कर दे रही है तो वो क्या है, वो फर्टाइल सॉइल है, कोई दिक्कत नहीं। न्यूट्रिएंट उसके पास है, वो न्यूट्रिएंट प्रदान भी कर रही है, तो न्यूट्रिएंट है, न्यूट्रिएंट प्रदान कर दे रही है, वो क्या हो गया, वेरी गुड, आप समझ गए, उर्वरता समझ आ गया ना, राइट। क्या बोला गया, मृदा में यदि पौधों के लिए सभी आवश्यक खाद्य तत्व प्रचुर, मृदा में यदि पौधों के लिए सभी आवश्यक खाद्य तत्व प्रचुर तथा संतुलित मात्रा में उपस्थित हो, किंतु जल निकास उचित ना होने के कारण वायु एवं जल के उचित संचार में बाधा पैदा हो और लाभप्रद सूक्ष्म जीवों के लिए प्रतिकूल परिस्थितियां हो, तो मृदा की उर्वरता कम होगी। ये बात तो सारे ही मानते हैं ना। जब बात करते हैं कि इसकी मृदा की उर्वरता की, तो भाई मृदा के अंदर सारा कुछ है, पोषक तत्व भी है, वो देने के लिए तैयार भी है, लेकिन फिर कहता कि वहां पे क्या हो गया, वहां पे जो आपका क्या है, पानी का निकास नहीं है। पानी का निकास नहीं तो जल क्रांति हो जाएगी, जला क्रांति मतलब वाटर लॉगिंग वहां पे हो जाएगी। जल निकास उचित ना होने के कारण क्या हो जाएगा, वायु है और वायु के साथ साथ जल का जो है उचित संचार नहीं होगा, बाधा आएगी, और ये होगा तो पक्की बात है फिर हमारी जो उर्वरता है वो क्या होगी, वो कम होगी। अगला कहता, साधारणतः उपजाऊ मृदाएं उत्पादक होनी चाहिए, परंतु यह तथ्य सभी दशाओं में सत्य नहीं। आपको याद हो तो ये तथ्य तो हम पहले से चर्चा कर चुके हैं। कहता कि उपजाऊ मृदाएं जो है ना वो उत्पादक होनी चाहिए। हाँ ठीक बात है, मृदा क्या है आपकी जो उपजाऊ है, जो उर्वर मृदा है, जो फर्टाइल है, उत्पादक तो होनी चाहिए, लेकिन वही हर जगह ठीक बात नहीं है। ये जहां पे बाहरी परिस्थितियां अच्छी नहीं मिलेंगी तो अकेली उर्वर मृदा क्या कर लेगी, फिर वहां पे उर्वरता नहीं हो पाएगी। ठीक है, आगे चलता हूं। बोला गया मृदा उर्वरता को प्रभावित करने वाले कारक। अब मैं यहां पे रुक जाऊंगा मतलब अब आपकी बारी आती है। जरा मुझे बताइए मृदा उर्वरता को प्रभावित करने के लिए आपको कौन कौन से कारक यहां पे दिख रहे हैं मतलब आपके दिमाग में क्या आ रहा है कि कौन कौन से कारक हैं जो हमारी मृदा की उर्वरता को प्रभावित करते हैं या फिर कर सकते हैं। बहुत सारे कारक हैं, 5, 7, 8, 10 आपके माइंड में आ रहे हैं, फटाफट से लिख दीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं, बताता हूं कौन कौन से कारक होते हैं। ठीक है जी, बहुत सारे आपने लिख दिया है एंड बिल्कुल आप ठीक लिख दे रहे हैं सारे के सारे लोग। जब बात करते हैं कि इसकी आपकी मृदा उर्वरता की, तो बस आपको यह समझना पड़ेगा कि आप जो कारक लिख दे रहे हैं ना, मिक्सिंग हो जा रही है थोड़ी सी। किसकी मिक्सिंग हो जा रही है? मृदा उर्वरता और मृदा उत्पादकता की मिक्सिंग हो जा रही है। आप जो लिख दे रहे हैं ना, आप बस इतना सा गलत कर रहे हैं कि या तो उर्वरता को सोचिए या उत्पादकता को सोचिए फिर बोलिए, क्योंकि मृदा उर्वरता की बात करेंगे, मृदा उत्पादकता की, तो कुछ कारक तो ऐसे हैं जो मिलके दोनों को प्रभावित करेंगे। मान लो अगर जलवायु अच्छी नहीं है वहां पे, है ना, मान लो कि ड्राई क्लाइमेट है, वहां की शुष्क जलवायु है, तो वो मृदा उत्पादन तो प्रभावित तो करते, लेकिन मृदा उर्वरता को भी साथ साथ करेगी। अब आपने जो कमेंट्स यहां पे लिख दिए, अब सोच के देखिए क्या मेरे वाला दोनों को प्रभावित कर रहा है? अगर दोनों को नहीं कर रहा तो क्या सिर्फ मृदा उर्वरता को कर रहा है? अगर सिर्फ मृदा उर्वरता को नहीं कर रहा, उत्पादक को तो कर रहा है, फिर आपने गलत लिख दिया। बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, गलत लिखना बहुत अच्छी बात होती है। क्यों गलत लिखना? हम सही जगह पे जाते हैं।
किसे गलत हो गया तो सही कर लीजिए, नहीं तो फिर मैं आपको बताता हूं कि मृदा उर्वरता की बात करेंगे, उसको प्रभावित कौन कौन से कारक करते हैं। मैं इसको दो भागों के अंदर बांट देता हूं, एक होगी प्राकृतिक, एक कृत्रिम हो जाएंगे जो हम खुद पैदा कर लेते हैं। भाई बात करेंगे एक एक करके सभी की। प्राकृतिक कारक के अंदर क्या आ गया? प्राकृतिक कारक के अंदर आया आपका मूल पदार्थ, पेरेंट मटेरियल की बात हम करते हैं यहां पे, है ना। मूल पदार्थ जानते हैं आप लोग? हाँ आप लोग जानते हैं, हमने पढ़ा हुआ है ये सब। मैं आपको सॉइल का बेसिक पढ़ा रहा था, बीच में एक टॉपिक आ गया था, फिर से वही बातें आ गई, मुझे रिपीट तो करनी ही पड़ेगी, क्या करूं, क्योंकि सिलेक्शन करवाना है ना, तो सब बातें तो बतानी ही पड़ती हैं। अब मैं आपको सब बातें बताता हूं जो यहाँ पे लिखा गया है। क्या लिखा गया है यहाँ पे? यहाँ बोला गया पेरेंट मटेरियल। तो आपको मैंने बताया था कि पहले क्या होती है आपकी चट्टानें होती है, क्या होती है आपकी रॉक्स होती हैं। रॉक्स की क्या होती है? रॉक्स की वेदरिंग होती है, उनका विघटन अपघटन होता है, टूटती है। वो टूटने के बाद क्या बनता है वहां पे आपकी जो चट्टानें टूटती है, तो उसे हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा के अंदर रेगोलिथ कहा जाता है। हाँ उसे पेरेंट मटेरियल ना लिख के फिर आप उसे क्या कह सकते हैं? आप उसे मूल पदार्थ या पैतृक पदार्थ तो कह ही सकते हैं। तो या तो रेगोलिथ बोल दीजिए या फिर उसे क्या बोल दीजिए? पेरेंट मटेरियल बोल दीजिए। लेकिन टूटने की कहानी यहां खत्म नहीं होती है। यहां से चट्टानें टूट के रेगोलिथ या पेरेंट मटेरियल बना था, अब फिर से ये टूटेंगी, फिर से टूटेंगी तो क्या बनेगा सर? फिर से टूटेंगी तो आपकी सॉइल बन जाएगी। सॉइल बनेगी तो आपको मैंने मिनरल पढ़ाए हुए हैं, दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्राथमिक, एक द्वितीयक, है ना, प्राइमरी होते हैं, और साथ साथ क्या होते हैं? सेकेंडरी होते हैं। अब सॉइल के अंदर प्राइमरी मिनरल ज्यादा होंगे, लेकिन टूटने की कहानी यहां भी नहीं रुकेगी। प्राइमरी अब टूट टूट के सेकेंडरी में कन्वर्ट होते रहेंगे, है ना। ऐसा होता है, इनिशियली बड़ा साइज होता है, बाद में वो छोटा साइज होता है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे हुआ क्या है? यहाँ पे रॉक्स, यहाँ पे इसने पेरेंट मटेरियल या पैतृक पदार्थ को बनाया और उससे क्या बनी है? उससे आपकी सॉइल बनी है। अब अगर यहां पे आएंगे तो हमने यहां पे क्या पढ़ा था? हमने बोला था मृदा उर्वरता को प्रभावित करने वाले कारक। तो आपकी मृदा जिससे बन के आई है, आपकी मृदा जिससे बनी है, किससे बनी आपकी मृदा? बताइए जरा। मृदा बनी है पैतृक पदार्थ से। पैतृक पदार्थ किससे बना है? चट्टानों से। तो जिस चट्टान से बन के आई है उसमें से जो खनिज हमें मिल रहे हैं, जो मिनरल मैटर हमें मिल रहा है, आपको मैंने बताया था जब हमने ये वाली बातें पढ़ी थी, 45%, 5%, 25 और 25, है ना। तो ये क्या है सर? आप समझ रहे हैं मेरी बात को? मैंने कहा था आपको 45% वाले जो खनिज पदार्थ है ये सबसे ज्यादा होते हैं आपकी मिट्टी के अंदर। क्यों? बाकी तो 25, 25 और 5 ही है, 45% सबसे ज्यादा है। और सबसे ज्यादा के साथ साथ सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भी यही होते हैं, क्योंकि यही तो वो है जो क्या करेंगे? जो डिसाइड करेंगे आपकी सॉइल की फर्टिलिटी को, मृदा की उर्वरता को। तो वही इसने कह दिया। सबसे पहला क्या कहा? मूल पदार्थ के। कैसे मूल पदार्थ, कैसे पैतृक पदार्थ, कैसा रेगुलिथ आपकी मृदा लेके आई है, उस मृदा के अकॉर्डिंग क्या होगा? उसकी उर्वरता जो है वो प्रभावित होगी, है ना। क्योंकि जब ब्लैक सॉइल की बात करते हैं, ब्लैक सॉइल चट्टानों से कुछ ऐसे पदार्थ लेके आती है कि उसके अंदर वाटर होल्डिंग है या फिर फर्टिलिटी है वो कम ज्यादा है। सेम टाइम पे जब आप बात करते हैं एलुवियल सॉइल की, वो भी चट्टानों से बन के आई है। अब अगर ब्लैक और एलुवियल की बात करूं, मतलब काली मृदा, जलोढ़ मृदा की बात करूं, ज्यादा उपजाऊ कौन सी होती है? ज्यादा उर्वर कौन सी होती है? बताएंगे? हाँ मुझे बता देंगे। क्योंकि जब सबसे ज्यादा उपजाऊ मृदा की बात करी जाए तो एलुवियल की बात जो है आपकी जलोढ़ मृदा की, क्षारीय मृदा की बात आती है। ब्लैक उतनी उपजाऊ नहीं मानी जाती है। तो ये क्या है? इसमें किसका योगदान है तो वही इंडिया के अंदर, भारत देश के अंदर ही ना, लेकिन उपजाऊ कम ज्यादा क्यों? क्योंकि इनका पैतृक पदार्थ अलग अलग है। तो भाई मृदा उर्वरता को पहला प्रभावित कर गया आपका पैतृक पदार्थ। अगला क्या आ गया? अगला आ गया जलवायु। जब जलवायु की बात करते हैं, ये जलवायु क्या होता है? आप बोलेंगे सर ये तो हमें पता ही है, आपने बताया था कि पिछले 30 वर्षों का जो औसत तापमान है वहां का, जो औसत है 30 वर्षों का वहां की दशाओं का, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोल देते हैं क्लाइमेट, वहां की जलवायु। बिल्कुल आप सही बोल दे रहे हैं यार। अब अगर जलवायु की बात करेंगे, क्या आपकी जो जलवायु है ना, क्या वो जलवायु हमारे वहां की मृदा को, उर्वरता को प्रभावित करेगी? आप सोच रहे सर जलवायु पौधों को तो प्रभावित कर, मृदा को कैसे करेगी? अरे भाई समझो यार, अगर जलवायु वहां पे अच्छी नहीं है, शुष्क जलवायु है, या फिर वहां की जलवायु में क्या है? पानी बहुत ज्यादा है, नमी है बहुत ज्यादा, दोनों ही परिस्थितियां क्या करेंगी? हमारे वहां पे जो दशाएं हैं उसको खराब करेंगी। कैसे बोल दे रहा हूं ये? मान लो शुष्क का एग्जांपल लो। अगर ड्राई क्लाइमेट है, अगर ड्राई क्लाइमेट में क्या पानी होगा? वहां पे नहीं होगा। पानी नहीं हुआ तो क्या वनस्पति की वृद्धि हो पाएगी? कम हो पाएगी। अगर वनस्पति की वृद्धि कम है तो क्या कार्बनिक पदार्थ वहां पे होगा? नहीं सर, कम होगा या फिर होगा ही नहीं। अगर कार्बनिक पदार्थ नहीं होगा तो क्या मृदा उर्वरता प्रभावित होगी? हाँ होगी।
तो क्या हो गया, जलवायु होगी ना। वो अलग बात है कि ये जो था ये खनिज लवणों से प्रभावित कर रहा था। जलवायु जो है वो सिर्फ कार्बनिक पदार्थ नहीं, और भी बहुत सारी चीजें जलवायु से जुड़ी हुई है ना, जो क्या करती है, सोयल के अंदर जब तापमान कम ज्यादा होता है, बारिश कम ज्यादा होती है, तो मृदा भी प्रभावित होती है। तो मृदा की उर्वरता को प्रभावित कर कौन, आपका जलवायु। अगला बोला गया मृदा परिच्छेदिका की गहराई, मृदा प्रोफाइल की डेप्थ जो है आपकी, है ना, सोयल प्रोफाइल की डेप्थ की बात कर रहा है यहां पे। सोयल प्रोफाइल की डेप्थ की जब बात करेंगे तो भाई मृदा की जो गहराई है, जो आपकी सोयल की डेप्थ है, वो जितनी ज्यादा होती है, क्या उतनी अच्छी मानी जाती है क्या? आपको क्या लगता है? मृदा की गहराई ज्यादा होनी चाहिए, कम होनी चाहिए? हाँ, आप सब बिल्कुल सही समझ रहे, लिखिएगा मत, कोई दिक्कत नहीं, मुझे पता है आप सब लोग यही कह रहे हैं कि सर मृदा की गहराई तो ज्यादा ही होनी चाहिए। बिल्कुल आप सही कह दे रहे हैं। जब मृदा की गहराई की बात करते हैं तो आपकी मृदा की गहराई ज्यादा ही होनी चाहिए। ज्यादा क्यों होनी चाहिए? अरे भाई, ज्यादा होने का रीजन ये है कि हमारी जो मृदा है ना, हमारी मृदा क्या करेगी, जो नीचे वो होल्ड करती है, किसको होल्ड करती है, वो नीचे होल्ड करती है पोषक तत्वों को, साथ साथ पानी को। अब ये बोलो कि एक मृदा जो है यहां से शुरू होकर गहराई यहां तक है उसकी, बस इसके बाद नहीं। दूसरी मृदा उसकी गहराई यहां तक है, तीसरी मृदा की गहराई यहां तक है। अब बताओ, ये जो है अगर ये मृदा 10 लीटर पानी को होल्ड करेगी, 10 लीटर समझाने के लिए बोल रहा हूं, 10 लीटर बहुत कम होता है, तो क्या ये 15 को करेगी? हाँ करेगी। अगर ये 15 करेगी, ये 20 को करेगी? हाँ 20 को करेगी। तो क्या हर किसी की जल धारण क्षमता अलग अलग है, क्योंकि मृदा की गहराई अलग अलग है। अब अगर यहां पे 10 लीटर पानी होल्ड हुआ, हमने 30 डाला था, तो लीचिंग कितने की होगी? 20 की होगी। इसने 15 डाला था, तो लीचिंग कितने की हुई? 15 की हुई। 20 डाला मतलब रख लिया, तो लीचिंग कितने की हुई? 10 की हुई, क्योंकि 30 में से 20 निकाल दो, 10 नीचे गया। अब अगर 20 यहां गया, 15 यहां और 10 यहां, क्या यहां पे पोषक तत्व ज्यादा नीचे जाएंगे? हाँ। क्या यहां कम होंगे? हाँ। क्या यहां पोषक तत्व इसके तुलनात्मक रूप से कम जा रहे हैं नीचे? यस। क्या इसमें सबसे कम जा रहे हैं? यस। इसमें सबसे कम पोषक तत्व नीचे गए, तो क्या सबसे ज्यादा पोषक तत्व यहां पे है? हाँ। तो क्या प्रोफाइल की जो गहराई है वो मृदा की उर्वरता को प्रभावित करेगी? हाँ बिल्कुल करेगी। तो क्या आप समझ गए हैं? बहुत अच्छे से समझ गए, है ना। मुझे पता है आप समझ पा रहे हैं ना, मुझे बहुत अच्छे से पता चलता है। कल जब पढ़ा रहा था मैं तब भी सब रियलाइज कर रहा था, आज भी सब रियलाइज करता हूं, बट बस ऐसे ही हो जाता है कभी कभी, है ना। तो इसने क्या बोला, नेक्स्ट बोला मृदा आयु। अब ये क्वेश्चन आपके लिए भाई, मृदा आयु में आपको 2 ऑप्शन दूंगा, बस आप ए और बी लिख देना। ए ऑप्शन क्या है? एक मृदा, मैं ये नहीं बता रहा मृदा की परिस्थितियां कैसी है, कौन सी मृदा है, क्या नहीं है। एक मृदा है जो क्या है, 5 वर्ष पुरानी है, एक मृदा 50 वर्ष पुरानी है। मुझे ये बता दो फर्टिलिटी ज्यादा किसके अंदर होगी, ए में या बी में? बस ए और बी लिख के अपना उत्तर दे दो। समझदारी से आंसर दीजिएगा, क्योंकि 50 वर्ष जब हो जाएंगे ना, मैं उसका मैनेजमेंट बहुत अच्छे से करूंगा, उसमें यूरिया डालूंगा, ये डालूंगा, कार्बनिक पदार्थ बहुत सारे हो जाएंगे उसके अंदर। तो मृदा की आयु 5 वाली या 50 वाली, ए या बी, किसकी उर्वरता ज्यादा होगी? लिख दिया ना, मुझे पता है, मैं जानबूझ के कंफ्यूज कर रहा था आपको बी बोल के, है ना, कि मैं बहुत अच्छे से रखूंगा, ये वो रखना पड़ेगा ना सर, रखना पड़ेगा ऑफ कोर्स। जब कोई इंसान बूढ़ा हो गया उसको अपना ध्यान ज्यादा अच्छे से रखना पड़ता है, वो ज्यादा सब कुछ ध्यान रखता है कि नहीं नहीं बाहर से नहीं खाऊंगा, ये नहीं खाऊंगा, वो नहीं। हम जैसे लोग खा लेते हैं, क्यों? हमें परवाह ही नहीं है, हम इस टाइम पे स्ट्रॉन्ग है। तो वही बात तो है, ये जो है नई नई आई है, इसका सब कुछ है, कोई दिक्कत नहीं। कहते यूरिया ना भी दे मैं मैनेज कर लूंगी, लेकिन इसको ना दे तो मर जाएगी सर, उत्पादकता इसकी कम है, इसकी उत्पादकता ज्यादा है। तो अगर आपने ये सही उत्तर दिया तो फिर आप ये पॉइंट भी समझ गया। मृदा की आयु जैसे जैसे बढ़ती जाएगी ना, वैसे वैसे उसकी उर्वरता है वो क्या है, प्रभावित होगी। क्यों? क्योंकि आप उस मृदा के ऊपर क्या कर ले रहे हैं, आप उस मृदा के ऊपर पौधे ग्रो कर ले रहे हो। जैसे जैसे आप पौधे वहां पे लगाते जा रहे हैं, तो पौधे लगाते लगाते क्या होता जा रहा है, जब आप पौधे वहां पे लगा रहे हैं, तो पौधे लगाने से, पौधे या फिर फसलें बोल दें आप, फसल लगा रहे हैं, तो फसलें मिट्टी में से पोषक तत्वों को अवशोषित करती जा रही है, और पोषक तत्व जब अवशोषित होते जा रहे हैं तो उससे मृदा की जो उर्वरता है वो क्या हो रही है, वो कम होती जा रही है ना। तो मृदा आयु को आप समझ गए। अगला आ गया स्थलाकृति, जिसे आप टोपोग्राफी के नाम से जानते हैं। ये सब लोगों को पता है, ये तो मैंने काफी बार रिपीट कर दिया भाई। पठारों का होना, पहाड़ों को होना, मैदानी क्षेत्रों का होना, रेगिस्तान होना, ये सब बातें क्या है, ये वहां की स्थलाकृति है। क्या स्थलाकृति से मृदा की उर्वरता प्रभावित होती है? अगर आपको नहीं पता तो मैं एक छोटा सा उदाहरण दे दूंगा आपको, जहां पे हम बात करते हैं किसकी, एक्सेसिव सॉइल इरोजन की, मतलब बहुत ज्यादा जहां पे मृदा कटाव होता है। तो डेटा ऐसा कहता है
कि एक मृदा जो है उसके अंदर से लिए गए पोषक तत्व, मिट्टी में से आपकी फसल जितना पोषक तत्व लेती है ना, उससे लगभग 30 गुना पोषक तत्व मृदा कटाव से चले जाते हैं। देखो कितना इंपॉर्टेंट है समझना ये कि जितना मेरी फसल ने लिया उससे 30 गुना तो कटाव से चला गया। मैं ये ध्यान दे रहा हूं कि मेरी फसल उत्पादन कम दे रही है तो और यूरिया डालो, ये क्यों नहीं ध्यान देता कि जो मृदा कटाव है उसको रोक लो। अगर उसको रोक लिया तो कितना ज्यादा न्यूट्रिएंट तो बच जाएगा, यूरिया डालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो आप समझिए कि यूरिया डालना इंपॉर्टेंट है कि सॉइल का मैनेजमेंट करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मृदा कटाव को रोकना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ पाए ना बात को। तो अगर भाई साहब मैं पानी की टंकी भर रहा हूं और पानी की टंकी लीक है तो ऊपर से ज्यादा पानी मत डालो, उस लीकेज को बंद करो। यही तो लीकेज जा रही है, मृदा उर्वरता कम हो रही है। क्यों? क्योंकि सोइल इरोजन बहुत ज्यादा हो गया, मिट्टी उड़ के जा रही है, उससे क्या हो जा रहा है, बहुत सारे हमारे जो पोषक तत्व है उनका लॉस हो रहा है। तो स्थलाकृति की बात करेंगे जहां पे क्या है, जहां पे आपका फॉरेस्ट है, सॉरी यार फॉरेस्ट बोला, गलत बोल दिया मैंने। जहां पे आपके क्या है, जहां पे आपके पहाड़ हैं, जहां पे आपके क्या है, जहां पे आपके हिल्स हैं। तो हिली एरिया की जब बात करते हैं तो आपके हिली एरिया के अंदर क्या होता है, हिली एरिया के अंदर कुछ ऐसा ही होता है। जो हिल्स हैं आपकी, जो हिल्स है आपकी, वहां पे क्या है, वहां पे बहुत ज्यादा मृदा कटाव होता है। मृदा कटाव जब वहां पे ज्यादा होगा तो उससे क्या होने वाला है, मृदा का कटाव ज्यादा होने से जो मिट्टी है वो नीचे आएगी। और कौन सी मिट्टी, ऊपरी परत नीचे आएगी। और ऊपरी परत कौन सी होती है, ऊपरी परत सबसे ज्यादा उर्वर होती है। तो भाई स्थलाकृति जैसी होगी उसके अनुसार क्या हो जाएगा, हमारी जो मृदा है उसकी क्या होगी, उर्वरता होगी। अगला बोला गया मृदा की भौतिक दशा। मृदा की भौतिक दशा की बात करेंगे, इसका मतलब क्या है, भौतिक दशा मतलब सोइल की फिजिकल कंडीशन, फिजिकली कैसी है, क्या वाटर होल्डिंग, जल धारण क्षमता उसके अंदर अच्छी है, क्या उसके अंदर वायु और हवा का संचार होता है, ये सारी बातें, क्या उसकी स्ट्रक्चर अच्छी है, कंपैक्टेड है कि नहीं है। तो जिसकी भौतिक दशा अच्छी होगी, आप समझते हैं वो क्या होगी, वो उर्वर होगी। और जिसकी भौतिक दशा अच्छी नहीं है तो वो क्या करेगी, अलग अलग प्रकार की समस्याओं का सामना करेगी, उसकी उर्वरता तो कम होगी ही होगी और ज्यादा कम होती जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर उसके अंदर वायु का संचार, पानी का संचार अच्छा नहीं है, पानी ऊपर खड़ा हो जाएगा। तो एक तो पहले से उर्वरता कम, अब संचार और कम होने से और ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो फिर क्या होगा, उर्वरता उसकी कम होती जाएगी। अगला बोला गया मृदा अपरदन, जो मैंने आपको इस पॉइंट के साथ रिलेट करके समझा दिया था कि जब सोइल इरोजन की बात करते हैं, मृदा अपरदन की बात करते हैं, तो भाई जितना हमारी फसलें एक सीजन में, एक साल में लेती है ना, उससे कितना ज्यादा गुना, 30 गुना तक क्या है, मृदा अपरदन से चला जाता है। तो इसको रोक के उर्वरता को कंट्रोल किया जा सकता है। अगला बोला गया निरोधक कारक। ये क्या होता है यार, निरोधक कारक की बात करते हैं, इनहिबिटरी कारक बोल दिया। जैसे एग्जांपल लेता हूं, मान लो पढ़ा रहा हूं, अब भाई ये चीज समझना ना, मैं हमेशा ये बातें करता हूं कि तुम पढ़ रहे हो मैं पढ़ा रहा हूं, हम करी इस टाइम पे ये, तो वही उदाहरण आएगा माइंड में। अब मान लो पढ़ा रहा हूं, क्या हुआ, लाइट चलेगी, मुझे हो गया निरोधक कारक, है ना, रोक दिया मुझे। या फिर ये बोले कोई बाहर से आएगा, सर जल्दी से 5 मिनट के लिए बाहर आओ, हो गया निरोधक, काम खराब कर दिया। या ये बोले कि इंटरनेट चला गया, हो गया निरोधक कारक। अब जब मृदा की उर्वरता की बात करते हैं तो ऐसा क्या दिखता है कि जो उसको निरोधक कर देगा, मतलब उसको इनहिबिट करेगा, रोकेगा उर्वरता से, वो क्या है, जैसे आपकी मृदा का अम्लीय हो जाना, डाल दिया पंगा, है ना, अच्छी खासी मृदा है, अच्छे खासे पोषक तत्व उसके पास है, लेकिन अब क्या होंगे, अवेलेबल नहीं हो पाएंगे। मृदा का क्षारीय हो जाना, मृदा का लवणीय हो जाना, या मृदा में अन्य कोई जलवायु से क्या होना, ऐसा प्रभाव होना जिससे उसकी उर्वरता कम हो जाए, तो वो अपने आप में क्या है, वो आपके इनहिबिटरी कारक है या निरोधक है। आप बोलेंगे सर सारे लिखवा दो, ऐसे बताओ मत, मैं आपको बता दूं, मैं आपको टॉपिक नहीं करवा रहा हूं, ये तो सिर्फ अभी चल रहा है कि हम इस टॉपिक के अंदर क्या क्या पढ़ने वाले हैं, बाकी तो आने वाला, धीरे धीरे वेट करते जाइए, सब आपके सामने आएगा। आगे चलते हैं। ये हमने पढ़ा प्राकृतिक कारक, नेचुरल फैक्टर, किसके, जो आपकी सोइल को नहीं, जो आपकी क्या है, जो आपकी मृदा की उत्पादकता को प्रभावित करते हैं। अब उसके बाद क्या आ गया, अब नेचुरल फैक्टर के बाद क्या आया, अब नेचुरल के बाद आ गया आपके कृत्रिम, आर्टिफिशियल। जब आर्टिफिशियल की बात करता हूं तो आर्टिफिशियल में क्या बोला गया, कहता है कृत्रिम कारक, आर्टिफिशियल फैक्टर्स के अंदर कुछ पॉइंट बोले गए, कहता है जलाक्रांति है, मृदा की जुताई का ढंग और समय है, फसल उगाने की प्रणाली है, मृदा में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा है, खरपतवारों का नियंत्रण है, और खाद एवं उर्वरकों का उपयोग है। चलिए एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। जब बात करते हैं आपके कृत्रिम कारक, कृत्रिम कारक कौन से, जो मृदा उर्वरता को प्रभावित कर रहे हैं, है ना। बट ऐसा भी है कि सिर्फ मृदा उर्वरता तक नहीं रहेंगे, मृदा उत्पादकता भी प्रभावित कर सकते हैं। कि भाई अगर वहां पे वाटर लॉगिंग हो गई है तो क्या ये सिर्फ उर्वरता को प्रभावित करेगी, नहीं यार, साथ साथ उत्पादकता भी तो प्रभावित होने वाली है ना।
तो इसने क्या बोला, कृत्रिम कारक। कृत्रिम कारक मतलब जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, कृत्रिम तो कंट्रोल हो सकते हैं ना, नेचुरल कंट्रोल नहीं हो सकते। फिर से याद करवा दूं, हम कारक किसको प्रभावित करने की बातें कर रहे हैं, हम कर रहे हैं मृदा उर्वरता को। तो ध्यान से समझते जाइएगा कि मृदा उर्वरता को कौन से कारक प्रभावित कर रहे हैं, फिर हम बाद में उत्पादकता की बात भी कर लेंगे जब ये वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो इसने उर्वरता के लिए कृत्रिम कारकों के अंदर क्या बोला, सबसे पहला आ गया जलाक्रांति। जलाक्रांति मतलब जल की क्रांति हो जाना। क्रांति मतलब बहुत सारे लोग आ गए आजकल। देखिए जब जब क्रांति का नाम लेंगे आप, है ना, कि भाई ये वाला युद्ध हुआ, ये क्रांति हुई, तो क्रांति में क्या था, बहुत सारे लोग आए, यहां बहुत सारा पानी आ गया। जब बहुत सारा पानी खड़ा हो गया तो उन दशाओं में क्या, जल भराव की दशा पैदा हो जाएगी, जिसे आप अंग्रेजी भाषा के अंदर वाटर लॉगिंग कह देते हैं। अब वाटर लॉगिंग आप लोग जानते हैं, ये हमारी पौधों के लिए अच्छी दशा नहीं मानी जाती है। आप बोलेंगे सर क्यों नहीं मानी जाती है? अच्छी दशा ये इसलिए नहीं मानी जाती है क्योंकि जब बात करेंगे जल भराव की तो दो चीजें इससे क्या होती है, प्रभावित होती हैं। पहला तो क्या होता है, जल भराव से पौधे जल को नहीं ले पाते हैं। आप बोलेंगे सर ये तो गलत आप कह दे रहे हैं। क्यों कह दे रहे हैं? क्योंकि अगर ये बोल दिया गया कि जल भराव से हम क्या करेंगे, आपके जो पौधे हैं वो क्या पानी को ले नहीं पाएंगे। क्यों? जल तो भरा हुआ है, वहां पानी कैसे लेंगे? अरे भाई पानी लेने के लिए भी एयर का एक्सचेंज जरूरी है, हवा का आदान प्रदान जरूरी है। अगर आपने वही बंद कर रखा है, ऊपर पानी खड़ा हुआ है, पौधे नहीं ले पाएंगे जल को। उसके अलावा क्या नुकसान होगा? उसके अलावा नुकसान ये होगा पौधे सांस भी नहीं, जड़ें जो है वो एयर एक्सचेंज भी नहीं कर पाएंगी। कैसे नहीं कर पाएंगी? क्योंकि ऊपर तो पानी खड़ा हुआ है ना। हम भी जब पानी के अंदर होते हैं, नहाने वहाने के लिए घुसते हैं, कहीं पे कोई पूल में, नहर में, तालाब में, कहीं भी गए होंगे, स्विमिंग पूल में, है ना, क्या करते हैं, मुंह हमारा बाहर, तो जैसे अंदर गए तो सांस रुक जाता है ना हमारा, फिर बाहर आना पड़ता है। तो मिट्टी भी ऐसे अंदर डूब गई है पानी के अंदर, सांस नहीं ले पाएगी, एयर का एक्सचेंज नहीं हो पाएगा। वायुवीय परिस्थितियों से अवायुवीय परिस्थितियां बन जाएंगी, जिससे क्या होता है, बहुत सारे टॉक्सिक एलिमेंट का मृदा के अंदर विकास होता है। बहुत सारे जहरीले तत्व ऐसे जो मृदा के अंदर विकसित होना शुरू हो जाते हैं, जिससे हमारी पादप की वृद्धि पे नुकसान पड़ता है, पौधों की वृद्धि पे नुकसान होता है। बस हाँ, ऐसा है कि धान की खेती की बात करो, उसके लिए अच्छी दशाएं मानी जाती हैं, लेकिन वो भी एक लिमिट तक। पूरा का पूरा वाटर लॉगिंग नहीं होता वहां पे भी, और साथ साथ जूट है वो भी इसको सहन कर लेता है। लेकिन बाकी जो सारी फसलें हैं उनको जलाक्रांति से, वाटर लॉगिंग से नुकसान होता है। और साथ साथ हमारी जो क्या है, क्रॉप है, सॉरी क्रॉप नहीं, जो हमारी सोइल है, जो मृदा है, उसकी भी उर्वरता प्रभावित होगी। क्यों? क्योंकि आपने ऊपर से ढक दिया, हवा का एक्सचेंज नहीं हो रहा, और उसके अंदर क्या बन गए हैं, विषैले तत्व आ गए, तो उससे क्या उर्वरता भी तो प्रभावित होगी ना। फिर बोला गया मृदा की जुताई का ढंग एवं समय। अगर आपने ऊपर वाले पॉइंट को ध्यान से सुना होगा तो आपने एक बात समझी होगी। क्या समझी होगी? मैंने आपको ऊपर वाले पॉइंट के अंदर बताया कि जब मृदा की जुताई की बात करते हैं और उसके समय की बात करते हैं, मैंने ऊपर वाले पॉइंट के अंदर बताया था कि भाई एयर का एक्सचेंज नहीं हो पाएगा, हवा का आदान प्रदान नहीं हो पाएगा। तो यहां पे भी तो कुछ ऐसा ही होने वाला ना कि अगर आपने अच्छे से जुताई नहीं करी है, या फिर सोइल आपकी बहुत ज्यादा कंपैक्ट है, तो कंपैक्ट सोइल में क्या होने वाला है, जो कंपैक्ट सोइल है वहां पे यही होगा, जो हवा का आदान प्रदान है वो अच्छे से नहीं हो पाएगा, एयर का एक्सचेंज जो है वो अच्छे से नहीं हो पाएगा। और एयर का एक्सचेंज अगर अच्छे से नहीं हो पाएगा तो हमारी मृदा की उर्वरता जो है वो क्या होगी, वो प्रभावित होनी ही होनी है। फिर क्या बोला गया? अगला बोला गया फसल उगाने की प्रणाली। अब इसका क्या मतलब हुआ सर? अरे फसल उगाने की प्रणाली का मतलब आप फसलें कौन कौन सी उगाते हैं, कौन कौन सी फसलें लगाते हैं, कैसे लगाते हैं, प्रणाली क्या है आपकी। अब आप समझते हैं, अगर मैं लेग्यूमिनस फसलें लगाऊंगा, मतलब दलहनी कुल की फसलें लगाऊंगा, तो वो नत्रजन स्थिरीकरण करके वायुमंडलीय नत्रजन को, एनवायरमेंट की नाइट्रोजन को मिट्टी में लेके आएंगी, मेरी मृदा की उर्वरता बढ़ेगी। लेकिन अगर आप एग्जॉस्टिव क्रॉप लगाएंगे, ये क्या होता है सर? एग्जॉस्टिव क्रॉप की बात करेंगे तो वो फसलें जो बहुत ज्यादा पोषक तत्वों को ले लेती हैं, वो क्या है, वो एग्जॉस्टिव क्रॉप है। एग्जॉस्टिव क्रॉप की जब बात करेंगे कि वो ही आप लगाते गए तो वो बार बार ज्यादा पोषक तत्व आपकी मृदा से लेती जाएगी, जिससे क्या हो जाएगा, एक समय के बाद जो आपकी मृदा है वो क्या हो जाएगी, एक समय के बाद आपकी मृदा का नुकसान होगा, उसकी उर्वरता कम हो जाएगी। फिर क्या बोला गया? फिर बोला गया मृदा में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा। ये तो समझते हैं सारे लोग, जो कार्बनिक पदार्थ की मात्रा है वो क्या करती है, हमारी जो मृदा है उसकी जो उपजाऊ क्षमता है उसको बढ़ाती है। लेकिन सेम टाइम पे जब बात करें कि इसकी मृदा के अंदर कार्बनिक पदार्थ अगर कम हो रहे हैं तो उससे क्या होगी, उर्वरता कम होगी। लेकिन हमने ये भी सीखा हुआ है कि भारतीय मृदाओं के अंदर तो कार्बनिक पदार्थ की कमी ही है। हाँ कमी है, लेकिन कमी का मतलब क्या है, जितना आता है उतना हमारी फसलें उसे उपयोग में ले लेती है, तो काम हमारा चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इससे ज्यादा अगर कार्बनिक
पदार्थ होगा तो उर्वरता क्या होगी, बढ़ जाएगी। फिर कहा गया खरपतवारों का नियंत्रण, ये तो सारे लोग जानते ही है, समझ गए ना इसको। कि खरपतवारों की बात करेंगे तो हमारे जो खरपतवार है वो क्या करते हैं, वो मृदा के पोषक तत्वों को क्या कहते हैं, अब्जॉर्व कर, जैसे हमारा पौधा करता है। तो आप करते हैं ना कि खरीफ और रबी के अंदर फसल लगाने के बाद जायद के अंदर आपके खेतों को खाली छोड़ देते हैं। आप खाली क्यों छोड़ते हैं? खाली छोड़ने का कारण ये होता है कि अगर आपने खेत को खाली छोड़ा हुआ है तो अब क्या हो जाएगा, आपका जो खेत है वहां पे जो पोषक तत्व कम हुए थे वापस से रिकवर हो जाएंगे। ये मानिए कि आपने पूरा दिन बहुत काम किया लेकिन रात को सो गए, तो जो पूरे दिन में थकान हुई थी वो रात में गायब हो जाएगी। वही तो इस टाइम पे यहां पे हो गया है ना कि भूमि जो आपकी खरीफ और रबी के दौरान पोषक तत्वों की कमी आ गई थी, अब वो दोबारा से ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर आपके खरपतवार वहां पे खड़े हुए हैं, ये लगातार पोषक तत्वों को लेते रहेंगे और आपकी मृदा की उर्वरता को कम कर देंगे। सबसे लास्ट बोला गया खाद एवं उर्वरकों का प्रयोग, तो ये तो जानते ही हैं। जब खाद उर्वरकों की बात करेंगे तो भाई खाद उर्वरक के साथ क्या हो जाता है, जब खाद उर्वरक की बात करेंगे तो जितना ज्यादा खाद उर्वरक आप डालेंगे, उर्वरक डालेंगे तो फर्टिलाइजर है, केमिकल, लेकिन खाद डालेंगे तो उतना ही क्या करेगा, वो हमारी जो मृदा है उसकी प्राकृतिक दशा को क्या करेगा, सुधारेगा। प्राकृतिक दशा सुधरेगी तो उसके अंदर जो सूक्ष्म जीवाणु है वो क्या होंगे, ज्यादा वृद्धि करेंगे, और वो जब ज्यादा वृद्धि करेंगे तो मृदा का संतुलन बनाएंगे, जब संतुलन बनाएंगे तो मृदा की उर्वरता भी बनी रहेगी। ठीक है, तो ये थे मृदा की उर्वरता को प्रभावित करने वाले प्राकृतिक और साथ साथ क्या कृत्रिम कारक। आगे आ गया मृदा उत्पादकता को प्रभावित करने वाले निम्न कारक है, लेकिन मैं यहां पे रुक जाऊंगा क्योंकि इन कारकों को मैं फिर से आपको एक्सप्लेन करूंगा, बट हमारी क्लास का टाइम भी हो रहा है, एक छोटी सी बात भी करनी है, उसके साथ आपको आज के फैक्ट भी लिखवाने हैं, वो भी लिखवा दूंगा, है ना। अब एक काम करते हैं, एक छोटा सा एक फीडबैक जनरेट करते हैं। डर नहीं लगता मुझे, आज मेरी तो क्लास भी यूट्यूब के ऊपर है ना, जूम पे नहीं है। फीडबैक छोटा सा ये मैंने कल भी पढ़ाया था, मैंने आज भी पढ़ाया है, मुझे अच्छे से पता है, क्योंकि मैं पहले से क्यों बोल दे रहा ये वाली बात, क्योंकि मुझे भी पता चलता है। मैंने तुम्हें शुरू में कहा था सिर्फ तुम नहीं पढ़ाई करते हो, पूरे लेक्चर के दौरान मैं भी पढ़ाई कर रहा तुम्हारे साथ साथ। क्यों? क्योंकि मैं भी तो पढ़ के सुन रहा हूं ना, मेरे भी कानों में जा रहा है ना वो, तो मुझे बहुत अच्छे से पता है कि आज के लेक्चर में कुछ नया भी सीखने को मिला है और समझ भी सब कुछ आया है। कल के लेक्चर आपको मजा नहीं आ रहा था, क्यों नहीं आ रहा था? क्योंकि दिक्कत ये थी कि बहुत सारी चीजें वो है जो अभी तक मिस हैं। उसने बोला ऑक्सीडेशन रिडक्शन, तो वो कहां से आएगा समझ जब तक पढ़ाई नहीं है। तो बातें ये भी होती है, जब बेस क्लियर हो जाता है ना तब हमें आगे बढ़ने में बहुत आसानी होती है। अब अगर आप हमें ये सिखा दें, भाई बुरा मत मानेगा, रियली सॉरी, लेकिन मैं क्या करूं, मैं चाहते हुए भी उस चीज को ना बोलो, इग्नोर नहीं कर पा रहा हूं क्योंकि घर कर गया है। जब उसने ये बोल दिया कि भाई ऐसे थोड़ी पढ़ाई, क्योंकि उसको लग रहा है कि टॉपिक अकॉर्डिंग तो चल नहीं रहे। अब आप खुद बताइए, अगर मैं ये वाला टॉपिक पहले पढ़ाता और एक दो टॉपिक और पढ़ाता फिर पोषक तत्वों को पढ़ाता तो उसकी अंडरस्टैंडिंग ज्यादा अच्छे से होती। हाँ, मैं जवाब भी नहीं दे रहा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उसको दोबारा भी करवा दूंगा, रिवीजन मैं लास्ट में करवाऊंगा यूपीपीएससी के लिए। क्योंकि होता क्या है ना, एक छोटी जॉब जहां पे आपका केन सुपरवाइजर टी आएगा, इन वैकेंसी में सिलेक्शन करवाना कोई बड़ा काम नहीं है, 30 मार्क खानी बन गया आप, ये बहुत सारे लोग करवा लेते हैं। लेकिन आप जिस लेवल पे है ना, ऐसी वैकेंसी में सिलेक्शन करना ना अपने लिए गर्व की बात होती है कि हाँ मैंने बच्चों को सिखाया। मेरा बहुत मन करता है यूपीएससी ऑप्शनल का कोर्स चलाने का, लेकिन थोड़ा सा समय मेरे पास लिमिटेड है, मैं चला नहीं पाता। बट मैं जब पढ़ाऊंगा ना, मुझे बड़ा मजा आता है ऐसे बच्चों को पढ़ाने में कि यार यूपीएससी के लेवल का बंदा है, ये कितनी बड़ी सोच लेके आया कि इस बार आईएएस ऑफिसर, आईएफएस ऑफिसर बनना चाहता हूं मैं, तब बड़ा मजा आता है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है आप लोगों को पढ़ाने में, क्योंकि आप लोग मेच्योर लोग हैं। और जब मैं बोलता हूं कि भाई बेसिक वीक है, तो उसका मतलब ये कि आपने उतनी पढ़ाई नहीं करी है। तो भाई थोड़ा सा ध्यान रखें, हमें हमारे अकॉर्डिंग चलने दें, जैसा जैसा हम आपको सिखा रहे हैं। और देखा आपने, जब वो बात मैंने बोली थी ना कि टॉपिक में छोड़ के आगे से फिर चला रहा हूँ, उस दिन से सब डिस्टर्ब कर दिया। डिस्टर्ब कर मेंटली मैं उतना पीसफुल नहीं रहा ना अब, क्योंकि मैंने डेली के आपके क्वेश्चन देने बंद कर दिए, बाकी सारा काम भी बंद कर दिया। मैं करना नहीं चाहता हूँ, मैं इसे फिर से लागू कर दूंगा, लेकिन बस मैंने आपको समझा दिया थोड़ा सा कि आप लोग कोऑपरेट किया कीजिए। शुरू में आप लोगों ने बहुत परेशान किया, सब लोगों ने नहीं, फोन मैसेज आज भी कुछ लोग करते हैं, लेकिन बात यह है कि मैं अगर अच्छा पढ़ा रहा हूँ और अच्छा नहीं पढ़ा रहा, दोनों ही चीज़ें आपके लिए हैं। आप जितना अच्छे से पढ़ते रहेंगे आपको उतना अच्छा ही क्या होगा, रिजल्ट भी मिलेगा, और हमें भी तब खुशी होगी और तब सेटिस्फेक्शन होगा, तब भी हमारा सब कुछ चलेगा जब आपके सिलेक्शन होंगे। उम्मीद करता हूँ मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, बट बात यहाँ पे खत्म नहीं होती है। नोट कीजिए हमारे इंपॉर्टेंट फैक्ट, 3 मिनट के लिए ये स्लाइड आपके सामने रहेगी, 3 मिनट के बाद मैं इसको बदल दूंगा, अगली स्लाइड पे आ जाऊंगा। हम मिलेंगे आपकी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।